Hello students, myself Kajal, a member of Aditya Joshi's education team. लाइव आ जाओ फटाफट से, चैप्टर आज फिनिश करेंगे हम। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग अभिलिप्सा। गुड इवनिंग प्राची। हेलो रियाज। आज चैप्टर हम खत्म करेंगे। कल स्टार्ट किया था चैप्टर, आज हमारा खत्म भी हो जाएगा और हमने बिल्कुल ब्रीफ में करा है। कल एक बार बताओ एनसीईआरटी रीड की थी सबने? बताओ एक बारी। गुड इवनिंग हर्ष भावना। बताओ एनसीईआरटी रीड की थी ट्रांसफॉर्मेंट वाली मेन? गुड इवनिंग प्रीतम, बताओ फटाफट। एनसीईआरटी रीड की थी एक बारी? देखो जो भी क्लास में होता है ना, एक बार घर जाके एनसीईआरटी जरूर रीड किया करो और एक भी लाइन फिर मुझे बताना समझ आई है या नहीं आई। ठीक है प्राची। गुड इवनिंग डोरेमी। ठीक है, समझ में आ गया था ना अच्छे से ट्रांसफॉर्मेंट वाला, रिकॉम्बिनेंस वाला? उसी में मेन कंफ्यूजन होती है कहाँ पे ग्रो करेगा कहाँ पे नहीं करेगा, लेकिन उसको मैंने टैबुलर फॉर्म में आपको बता दिया था, तो अब तो समझ में आ गया होगा। ठीक है प्रीतम रियाज, ठीक है। परसों हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर देंगे बायोटेक का। जितना फिर पोर्शन उस वन डे में हो जाएगा, क्योंकि 14th को या 15th को तुम्हारा टेस्ट है, उसमें से भी मतलब क्वेश्चंस आएंगे आपके, ठीक है। गुड इवनिंग रोहिणी। ओके, करें स्टार्ट? देखो चलो, जब तक बाकी है डोरे मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा पर्सनल मेंटरशिप के बारे में। देखो, आपने इस ईयर देखा होगा एम्स की कट ऑफ किसी को पता है इस साल कितनी गई है? बताओ, एम्स की कट ऑफ का कोई आइडिया है किसी को कितनी गई होगी? गुड इवनिंग जागृति, बताओ एम्स की कट ऑफ। सब ड्रीम तो देखो एम्स में जाने का देखते हैं, वो भी एम्स दिल्ली की, है ना? बताओ किसी को कोई आइडिया है इस साल कट ऑफ कितनी गई है? प्रीति गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। बताओ। 700 प्लस, 700 प्लस भी नहीं, इससे भी ऊपर। अब गैस करके देखो, 720 गई है यार। 65 बच्चों ने 720 आउट ऑफ 720 स्कोर किया था। बेशक कैसे भी किया हो, चीटिंग से कराओ, स्कैम से कराओ, जैसे सबको पता है स्कैम तो हुआ इस साल, लेकिन जैसे मर्जी हुआ हो, इस साल कट ऑफ 720 गई है अप्रॉक्स आपकी पूरी जो है एम्स दिल्ली की। अब सेकंड राउंड में देखो कितनी जाएगी पता नहीं, लेकिन 720 आउट ऑफ 720 कट ऑफ गई है। ठीक है, तो अगर तुम चाहते हो एम्स दिल्ली में जाने का, तुम ड्रीम देख रहे हो, तो यार फिर तो देखो 710 प्लस तो तुम्हें स्कोर चाहिए ही चाहिए, क्योंकि देखो नेक्स्ट ईयर का हम कुछ नहीं कह सकते, कट ऑफ एक्चुअल नेक्स्ट ईयर भी हो सकता है स्कैम फिर से हो जाए, किसी को कोई गारंटी नहीं है ना? तो इसके लिए क्या है, अप्रॉक्स तुम्हें अभी से ही अगर तुम्हारे जो भी तुम टेस्ट वगैरह देते हो, अभी तो तुम्हारा 400 मार्क्स का टेस्ट हो रहा है, लेकिन पर्सनल मेंटरशिप में जाओगे वहां पे 720 मार्क्स के भी टेस्ट होते हैं, है ना? तो वहां पे भी मैं बोलूँ 640 650 तो अभी से होना चाहिए, ठीक है? अभी से करोगे तो नीट में आते आते लाइक मैं बोलूँ आपका फरवरी मार्च तक आते आते आप 680 पे जाओगे और नीट में एक्चुअल आपके 700 प्लस आ पाएंगे, ठीक है? तो अगर आप चाहते हो एम्स दिल्ली जाना, एएफएमसी जाना, एमएएमसी जाना, एमएएमसी की कट ऑफ इवन 710 प्लस गई है इस बारी, है ना? तो अगर तुम चाहते हो अपने बड़े बड़े कॉलेजेस, अपने ड्रीम कॉलेजेस में जाना, तो तुम्हें मेंटोर भी वहां का चाहिए जो कि एक्चुअली उन कॉलेजेस में पढ़ रहा हो और तुम्हें अपना टाइम टेबल वगैरह शेयर करे सब कुछ। तो इसलिए आपके पास पर्सनल मेंटोरशिप देखो मेरे अकॉर्डिंग तो सबसे बेस्ट चीज है, जहाँ पे आपको पर्सनल मेंटोर आपको आके गाइड करेगा, ठीक है? जहाँ पे आपको सारी चीजें अपना टाइम टेबल डिस्कस करेंगे, अपने नोट्स इवन प्रोवाइड करेंगे। सबको होता है कि हमें कहीं ना कहीं नोट्स मिल जाए, कहीं कहीं तो परचेज करते हैं नोट्स को, लेकिन यहाँ पे तुम एक चीज तुम्हें परचेज करो, तुम्हें यहाँ पे वेराइटी ऑफ चीजें यहाँ पे मिलती है, जहाँ पे तुम्हें अपना मेंटोर जो है अपनी पर्सनल चीजें अपनी सब कुछ शेयर करेगा, अपना टाइम टेबल, अपना अपना स्ट्रेस, उसको कहाँ पे स्ट्रेस होता था, किस फेज ऑफ टाइम पे स्ट्रेस होता था, क्या क्या चीजें प्रैक्टिस करने में प्रॉब्लम आती थी, फिजिक्स में आती थी, केमिस्ट्री में आती थी, बायो में आती थी, सब कुछ डिस्कस होता है ना? अच्छा मुझे ये बताना तुम कितने घंटे अप्रॉक्स दिन में पढ़ते हो? कितने घंटे तुम अप्रॉक्स दिन में पढ़ पाते हो डेली? डेली का शेड्यूल मैं बनाऊँ ऑन एन एवरेज, बताओ। बताओ कितना कर पाते हो? बताओ। मयूर मैं 12th में हूँ। मैं मेरा 11th वेस्टेड है, मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री के नोट्स और लेक्चर कुछ भी नहीं हुआ। अब क्या कर सकता हूँ? प्लीज गाइड।
देखो अब पहली बात तो देखो, अगर मैं बायो 12 की बोलूँ तो देखो बायो 12 में हमारा जेनेटिक्स तक हो गया, ठीक है? अगर वहाँ से बैकलॉग है तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट बायोटेक से अब जो करा है वो तो शुरू करो, ठीक है? और बायो में लेक्चर्स ऐसा भी नहीं होता कि डेली होते हैं, बस कल लेक्चर हुआ था वो भी डिले हो गया था, इसलिए आज एकदम से लेक्चर हो गया, तो बीच में जितने दिन आ रहे हैं उसको वहाँ पे देखो, ठीक है? थोड़ी-सी स्पीड इंक्रीज़ करके देख लो। अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो देखो स्पीड इंक्रीज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं नेचुरली फास्ट बोलती हूँ। लेकिन अगर देख सकते हो थोड़ी स्पीड फास्ट करके देखो, ठीक है? फिज़िक्स, केमिस्ट्री के लिए भी आप यही सेम कर सकते हो। पहली बात तो ये मत करो कि जो रह गया वहाँ पे उस पे करने पे चले गए, नहीं, पहली बात तो जो चल रहा है हर क्लास में जो भी एजुकेटर इस टाइम पढ़ा रहा है, वो साथ-साथ पहली बात तो करो, ये ना हो इसका भी बैकलॉग आगे क्रिएट हो जाए, ठीक है? हेलो सुभान, बताओ कितने, देखो अप्रॉक्स तुम, अगर मैं बोलूँ तुम्हें तो ऐसा है कि अभी भी तुम्हें फिलहाल 8 टू 10 आवर्स तुम्हें डेली पढ़ना ही चाहिए। पूरे वो भी पूरे फ़ोकस के साथ इतना पढ़ना चाहिए, ठीक है? और वो तुम्हारी चीज़ कैसी होगी, अगर मान लो तुम्हारे पास कोई मेंटर है, तुम्हें आके वो अगर साफ-साफ चीज़ें बता रहा है, तुम्हें आके डेली टारगेट्स वो दे रहा है। जब तक तुम उनके टारगेट को कंप्लीट नहीं कर पाओगे, वो तुमसे पहली बात तो नेक्स्ट डे पूछेंगे, क्या तुमने टारगेट्स कंप्लीट किए? तुम्हारे ऊपर प्रेशर रहेगा कि यार हमसे कोई पूछने वाला है ना? तो अगर तुम्हें आपका जो मेंटर है वो अच्छे से आके उनके टारगेट्स आपको दे रहा है, तो आपके पास आपके ऊपर ये प्रेशर रहेगा कि हमें वो टारगेट्स एटलीस्ट कंप्लीट करने हैं। तो अपने आप जो आपका स्टडी टाइम है वो 8 टू 10 आवर्स में अपने आप ही शिफ्ट हो जाता है। ठीक है? तो इसके लिए देखो यार पर्सनल मेंटरशिप बहुत अच्छी चीज़ है। प्लस आपको यहाँ पे देखो कितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको यहाँ पे करने मिलते हैं। अब देखो 2025 में लेवल कैसा भी आए, मैं तो देखो आपका अपना 100% देती हूँ। एम्स तक के आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराती हूँ, साथ-साथ नोट्स भी बिल्कुल अच्छे लेवल के होते हैं, है ना? लेकिन फिर भी अगर तुम और चाहते हो, क्योंकि वहाँ पे देखो मेंटोर्स एक्चुअली वहीं के हैं जहाँ तुम एक्चुअल जाने का ड्रीम देख रहे हो, ठीक है? तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी तुम पर्सनल मेंटरशिप ले सकते हो। सिर्फ तुम्हें कोड लगाना है काजल 123, तुम्हें 4000 रुपीज़ में पूरे साल के लिए तुम्हें ये मिल जाएगा, ठीक है? कोड लगाना है आपको क्या, काजल 123 आपको ये जो है मिल जाएगा, ठीक है? तो अगर आप चाहते हो तो इसको ले सकते हो, सीट्स इसकी लिमिटेड रहती है, फटाफट से इसकी सीट्स जो है फिल आउट हो जाएँगी, ठीक है? चलो करें स्टार्ट। अच्छा, कोई भी जो लेक्चर देख रहा है बीच में से उठ के नहीं जाएगा, ठीक है? कल की तरह फिर सेम बोल रही, कोई भी बीच में से उठ के नहीं जाएगा। ठीक है? कोई भी तुम्हें इमरजेंसी काम हो, लेकिन लेक्चर अगर स्टार्ट किया है अभी तो कोई भी बीच में से नहीं जाएगा। अगर 18 बच्चे हैं तो 18 बच्चे लास्ट तक होने चाहिए। ठीक है? ठीक है? 11th के फुल लेक्चर करने पड़ेंगे क्या? देखो मयूर, मैं तो यही बोलूँगी जो अभी चल रहा है फिलहाल उसको तो देखो पूरा अटेंड करो। ठीक है? 11th में अभी जो देखो जो तुम्हारा पोर्शन रह गया, अभी जैसे टेस्ट में अब क्या आने वाला है, टेस्ट में सारे पोर्शन्स आने वाले हैं। तो अभी एक काम करो, जो-जो तुम्हारे टॉपिक्स वीक थे पहले वो कर लो, ताकि तुम्हारा टेस्ट तो एटलीस्ट अच्छा जाए। ठीक है? ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। और कमेंट्स, कमेंट्स कल मैंने इतना अच्छा हर्ष का इतने एग्जांपल्स दिए पूरे अपने पूरे चैप्टर में, उसी का कमेंट नहीं था। और वैसे भी कमेंट्स बहुत कम थे। तुम लाइक भी नहीं करते सेशन को, फटाफट से पहले लाइक करो, करो। चलो, अब हम स्टार्ट करते हैं, आज हम पार्ट 2 करेंगे। देखो, ये टेबल सबको समझ में आ गई होगी, है ना? सबको समझ में आ गई थी ना ये टेबल? बताओ इस टेबल में किसी को कोई डाउट हो तो फटाफट से बताओ, फिर इस बेसिस पे हम आज अपना वो वाला करेंगे बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाला, बताओ। बताओ, हो गया था क्लियर? सॉरी हर्ष। यार ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा मोटिवेशन मिल रहा है तुम्हारे कमेंट्स देख के, बट वो भी नहीं होते। ठीक है? लाइक, कमेंट डेली किया करो, ठीक है? अच्छा, रियाज़ फिर से देखो, देखो चलो मैं थोड़ा-सा फिर बता देती हूँ, ये देखो। मैंने आपको कल 3 केसेज़ बताए थे। 3 केसेज़ में पहला केस ये था कि जब हमारे पास एक्चुअल में जो हमने वेक्टर के अंदर पूरा रिकॉम्बिनेशन वगैरह चीज़ें कराई हैं, हम फ़ॉरेन डीएनए वगैरह लाए हैं। पहला केस था कि हम अपने होस्ट के अंदर हमने वैसा वाला वेक्टर हमने डाला ही नहीं, ठीक है? वैसा वाला वेक्टर हमने डाला ही नहीं, फर्स्ट केस था आपके पास ये वाला। सेकंड केस मैंने बोला था कि यहाँ पे हमने एक्चुअली आपको मैंने प्लाज़्मिड बताया था, पीबीआर 322 वाला प्लाज़्मिड बताया था। यहाँ पे मैंने बताया था, यहाँ पे हमारे पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन होते हैं, यहाँ पे हमारे पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन होते हैं, ये हम स्टडी कर चुके थे। सेकंड केस ये था कि मैंने इसको एज़ इट इज़ यहाँ पे डाल दिया। थर्ड केस मैंने कौन सा दिया था कि मैंने यहाँ पे आपके टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाली जीन में कुछ ना कुछ मैं यहाँ पे मैंने आके फॉरेन जीन इंसर्ट किया है, जिससे कि इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया है। कहने का मतलब कि मेरे पास अब जो मेरा होस्ट है, उस होस्ट के अंदर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, बल्कि ये टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव बन जाएगा। रेजिस्टेंस यहाँ पे नहीं रहेगा, ठीक है? फिर मैंने आपको 3 केसेस बताए थे, देखो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट तो सिंपल समझ गए होंगे। ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअल में क्या था, जब तुम्हारे पास जब तुम फॉरेन जीन एक्चुअल आके इंसर्ट करते थे अपने किसी भी होस्ट के अंदर, उसको कहते थे हम ट्रांसफॉर्मेंट बन जाना। यहाँ मैंने कुछ भी इंसर्ट नहीं करा, तो मैंने इसको सीधा-सीधा बोल दिया था ये मेरे पास नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। यहाँ इन दोनों में मैंने कुछ ना कुछ तो इंसर्ट करा था, इसलिए मैंने इनको बोल दिया था ट्रांसफॉर्मेंट है, ठीक है? फिर बात आई थी रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट की। रिकॉम्बिनेंट में मैंने देखो क्या बताया था,
जब तुम फॉरेन जीन को एक्चुअली में इंसर्ट करते हो तो वो मेरे पास रिकॉम्बिनेंट बन जाता है। जब तुम ऐसे का ऐसे उसको ला रहे हो लेकिन ला रहे हो तब मैं क्या बोलती हूँ उसको नॉन रिकॉम्बिनेंट मैंने बोला था। अब इन्हीं चीज़ों को डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने क्या बोला था कि हम यहाँ पे सिलेक्टेबल मार्कर्स का यूज़ करते हैं। सिलेक्टेबल मार्कर्स कुछ भी नहीं होते हैं, आपके सिंपल जीन्स ही होती हैं। ठीक है? पहले मैंने क्या किया था जब मैंने यहाँ पे आपका सिंपल अपना होस्ट किया था, जब मैंने वहाँ पे एमपीसिलन मीडियम प्रोवाइड किया था। अब मैंने क्या था यहाँ पे देखो इनके पास यहाँ पे देखो अगर मान लो मैं यहाँ पे इंसर्ट कराती तो मैं कह देती कि इनके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स हैं एमपीसिलिन के अगेंस्ट भी, टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट भी। ठीक है? लेकिन अब इस केस में फर्स्ट केस में देखो हमें यहाँ पे कोई यहाँ पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन नहीं दिख रही। इसका मतलब अब यहाँ पे रेजिस्टेंट जीन नहीं है। इसका मतलब अगर मैं अपने होस्ट को एमपीसिलिन मीडियम के अंदर रखूंगी तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा क्योंकि रेजिस्टेंट जीन ही प्रेजेंट नहीं है। रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट होती तो वो जी जाता, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंट जीन उसको बचाने वाली जीन कोई प्रेजेंट नहीं है तो एमपीसिलिन मीडियम में नहीं जिएगा। सेम टेट्रासाइक्लिन मीडियम में भी यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन मीडियम की भी कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं है तो यहाँ पर भी ग्रो नहीं करेगा। ठीक है? फिर मैंने यहाँ पे बताया था कि अगर मैं एमपीसिलिन मीडियम को सेकंड वाले केस को एमपीसिलिन मीडियम में स्टडी करूं, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे मैंने कोई इंसर्शन नहीं करा, यहाँ पे मैं कोई फॉरेन जीन नहीं लाई हुई, मैंने एज इट इज रखा हुआ है। दैट मींस यहाँ पे मेरे पास एमपीसिलिन रेजिस्टेंट जीन है तो दैट मींस यहाँ पे ग्रो कर जाएगा। सेम अप्लाइज टू टेट्रासाइक्लिन आल्सो, यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन वाली जीन भी है तो यहाँ पे भी आपके पास ग्रो कर जाएगा। ठीक है? मेन आपके पास थर्ड चीज आती है। थर्ड में देखो मैंने आपको बोला था टेट्रासाइक्लिन में मैंने जाके क्या करा इंसर्शन एक्चुअल में कराया है। अब यहाँ पे मैंने अगर इंसर्शन कराया है तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट वाली जीन की जो प्रॉपर्टी है वो मेरे पास यहाँ पे खत्म हो जाती है ना? फिर इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे बताया था। बताओ अभी भी समझ नहीं आ रहा क्या? बताओ एक बारी। किसने पूछा था? रियाज और डोरामी ने पूछा था ना, बताओ। इतना क्लियर हुआ? पहले ये बताओ। तुम रेजिस्टेंट जीन का तो मतलब देख रहे हो ना कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का मतलब क्या है। देखो जैसे मैंने यहाँ पे अब थर्ड केस देखो एम्पिसिलिन मीडियम में मैंने अगर मैंने यहाँ पे एम्पिसिलिन मीडियम में डाला तो यहाँ पे अभी भी फिलहाल क्या है एम्पिसिलिन मीडियम तो जो रेजिस्टेंट जीन है वो तो अभी भी एज इट इज है। दैट मींस यहाँ पे ग्रो कर जाएगा। लेकिन टेट्रासाइक्लिन वाली जगह पे देखो मैंने कुछ ना कुछ इंसर्शन करा के इनएक्टिवेट कर दिया। इसका मतलब रेजिस्टेंट जीन की जो एक्चुअल टॉलरेंस प्रॉपर्टी थी वो खत्म होगी तो इस केस में मेरे पास जो था वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ये मैंने बताया था। बताओ क्लियर हो गया? ठीक है डोरा मेरे यहाँ। ठीक है, ठीक है। ठीक है, चलो अब आगे पढ़ते हैं। ये हम कल पढ़ चुके थे, जिसको और अच्छे से करना है वो एक बार कल की वीडियो फिर से देख सकते हो, ठीक है? अच्छा, ये मैंने आपको बता अब देखो हमने 2 जीन्स पढ़ी एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। एम्पिसिलिन ने आपको क्या हेल्प करा सिलेक्शन में, ट्रांसफॉर्मेंट को हेल्प करा। टेट्रासाइक्लिन वाले ने रिकॉम्बिनेंट को सिलेक्ट करने में हेल्प किया। दैट मींस एनसीईआरटी में वही लिख रखा है कि एक जीन हेल्प करती है ट्रांसफॉर्मेंट्स के सिलेक्शन में, दूसरी जीन हेल्प करती है रिकॉम्बिनेंट्स की सिलेक्शन में, ठीक है? फिर लिख रखा है बट दिस इज अ कम्बरसम प्रोसीजर। कम्बरसम प्रोसीजर का मतलब ये बहुत ज्यादा ना टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको अपने होस्ट को एक बार एम्पिसिलिन मीडियम पे रखना पड़ रहा है, एक बार टेट्रासाइक्लिन मीडियम पे रखना पड़ रहा है। ऐसे आप देखते ही रह रहे हो, देखते ही रह रहे हो, टाइम कितना ज्यादा जा रहा है। ये प्रोसेस जो है बहुत ज्यादा कम्बरसम प्रोसेस है। इसको करने के लिए हमने क्या किया था, हम एक टेक्निक लाई, ठीक है? हम यहाँ पे टेक्निक लाई, वहां पे भी हम आइडेंटिफाई यही करेंगे कि रिकॉम्बिनेंट कौन सा है, नॉन रिकॉम्बिनेंट कौन सा है, लेकिन अपना टाइम सेव करके हम यहाँ पे चीजें देखेंगे, ठीक है? इसके लिए हमने क्या लिया, हमने यहाँ पे वेक्टर लिया PUC8, ठीक है? पहले हमने कौन सा वेक्टर पढ़ा था, PBR322। यहाँ हम लेते हैं PUC8, जहाँ पे P आपका प्लाज्मिड है, UC आपका यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया का है। इतना ब्रीफ में जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल समझ के चलो यहाँ पे हमने कौन सा वेक्टर लिया है। यहाँ पे जैसे देखो PBR322 में हमने क्या डिस्कस किया था, यहाँ पे हमारे पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक जीन थी और यहाँ पे हमारे पास एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट थी। सिमिलरली PUC8 के अंदर क्या होता है, हमारे पास लैक्जेड वाली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जो होती है वो प्रेजेंट होती है और यहाँ पे हमारे पास सेम एम्पिसिलिन की जो है वो प्रेजेंट रहती है, ठीक है? अब देखो कल मैंने आपको यहाँ पे जो चीज बताई थी, पहली बात है ना इनको बोलने का तरीका देखो। यहाँ पे मैंने बोला था टेट्रासाइक्लिन, वेट, यस, यहाँ मैंने आपको बोला था टेट्रासाइक्लिन रहता है, यहाँ मैंने बोला था हमारे पास एम्पिसिलिन रहता है ना? अब क्या है यहाँ पे जो मैंने बताया था, यहाँ पे हमारे पास बामेच 1 साइट थी, तो इनको बोलने का तरीका सिंपल ये देखो, यहाँ पे मैं बोलूंगी टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, इसके ऊपर कौन से एंजाइम की क्लोनिंग साइट है, तो मैं कहूंगी बामेच 1 की क्लोनिंग साइट है, ठीक है? अगर कोई पूछे एक्चुअल में बामेच 1 ये हम बोल क्या रहे हैं, तो हम बोलते हैं बामेच 1 एक एंजाइम है, इसकी क्लोनिंग साइट किसके ऊपर है, टेट्रासाइक्लिन वाली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन के ऊपर है, ठीक है? तो इसको बोलने का भी तरीका हमको पता होना चाहिए, ठीक है? ऐसे ही अब इस केस में देखो लैक्जेड आपके पास जो है वो जीन है, इसकी लैक्जेड के ऊपर आपके पास, अब इस वाली जो आपके पास जीन होती है ना, इसको हम कहते हैं, यहाँ पे इसको हम पॉली एंजाइम सिचुएशन भी कहते हैं। ये लैक्जेड के पास ना बहुत सारी एंजाइम की क्लोनिंग साइट होती है, जैसे कि बामेच 1 की होगी। अच्छा मुझे एक बार ये बताओ, ब्लंट एंड्स कौन से एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं? मैंने कल बताया था ब्लंट एंड्स ऐसे कौन से 2 एंजाइम्स है जो कि आपके पास ब्लंट एंड्स को प्रोड्यूस करते हैं, बताना। बताओ देखती हूँ मैं, किसी को याद है, किसी ने रिवीजन की है तो। 2 एंजाइम्स के नाम बताए थे। एक्सोनिक, 2 एंजाइम के नाम जो कि ब्लंट एंड्स प्रोड्यूस करते थे, बताओ। हो गए क्या?
ठीक है, रियाज़, स्मैवन और दूसरा एंजाइम क्या नाम था? दूसरे एंजाइम का नाम? लैंथेन्स कर बता दिए थे, क्या होते हैं एक्चुअल में? दूसरा नहीं याद किसी को? मैवन और हिंड 3 ये 2 एंजाइम्स है जो कि आपके क्या प्रोड्यूस करते हैं ब्लंटेंस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है? मैं यहाँ बता रही थी देखो लेक्सेट जीन के ऊपर आपके पास क्या होता है, लेक्सेट जीन के पास आपके पास मल्टीपल एंजाइम्स की क्लोनिंग साइट्स होती है। मल्टीपल एंजाइम्स कौन से हो सकते हैं? देखो स्मैवन हो गया, हिंड 3 हो गया, BAMH1 हो गया, ये सब एंजाइम्स की क्लोनिंग साइट्स जो होती है वो लेक्सेट जीन पे मुझे जो है वो मिलती है, ठीक है? अब क्या होता है ना देखो, अब अगर आपको याद हो लैक ऑपरेंट जब मॉलिक्यूलर वाले चैप्टर में बताया था मैंने आपको 3 जो है स्ट्रक्चरल जीन्स बताई थी Z, Y, A जिसमें से जो Z वाली जीन होती थी वो कोड करती थी बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए, बताया था ना कल? बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए आपके पास जो होती थी लेक्सेट जीन जो होती थी वो कोड करती थी, ठीक है? अब क्या है जब मैं अपने बीटा गैलेक्टोसाइडेज को अपने सबस्ट्रेट सबस्ट्रेट यहाँ पे हमारे जैसे हमने वहां सबस्ट्रेट अपना स्टडी किया था लैक्टोज वहां पे एज एन सबस्ट्रेट था। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा यहाँ पे सबस्ट्रेट होता है एक्स गैलेक्टोसाइडेज, सिंपल याद करके चलो एक्स गैल हमारा क्या है सबस्ट्रेट का नाम है। जब मैं अपने इस बीटा गैलेक्टोसाइडेज को अपने अपने सबस्ट्रेट के ऊपर डालूंगी तो अगर मान लो मेरे पास ब्लू कलर प्रोड्यूस हो रहा है, अब इस सिचुएशन में देखो यहाँ पे मैंने कोई इंसर्ट नहीं कर रखा, यहाँ पे मैंने कोई फॉरेन जीन में नहीं लाई हुई। अभी सेकंड केस दिखाऊंगी वहां पे मैं फॉरेन जीन को मैंने इंसर्ट कराया हुआ लेक्सेट जीन के ऊपर, फिलहाल समझ के चलो अभी फिलहाल यहाँ पे मेरे पास कोई मैंने इंसर्ट फॉरेन इंसर्ट मैंने नहीं कराया हुआ है। उस केस में मेरे पास जो लेक्सेट जीन थी, लेक्सेट जो जीन थी इसने बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस करा। जैसे ही मैंने सबस्ट्रेट के ऊपर डाला मुझे ब्लू कलर की जो है कॉलोनीज दिख गई, ठीक है? तो यहाँ पे मैं इसको कह सकती हूँ फिलहाल नॉन रिकॉम्बिनेंट, बताओ कह सकती हूँ ना मैं इसको नॉन रिकॉम्बिनेंट? क्यों मैं बोला मैंने यहाँ पे नॉन रिकॉम्बिनेंट? क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई फॉरेन इंसर्ट नहीं कराया, ठीक है? अब सेकंड केस देखो, सेकंड केस में देखो अगर मान लो मैं यहाँ पे फॉरेन जीन को मैंने यहाँ पे लेक्सेट जीन के अंदर जैसे मैंने पहले मैंने क्या दिखाया था टेट्रासाइक्लिन के अंदर मैंने इंसर्ट कराया था। यहाँ पे अगर मान लो मैं लेक्सेट के अंदर इंसर्ट करा लेती हूँ, अब लेक्सेट के अंदर इंसर्ट हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया इंसर्शन इनएक्टिवेशन हो गया ना, लेक्सेट अब अपना काम नहीं कर पाएगा। अगर जेड जीन अपना काम नहीं कर पाया तो वहां पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस नहीं होगा। अब मैं मान लो इसको एक्स गैलेक अपने सबस्ट्रेट के ऊपर डालूंगी तो इस केस में मेरे पास ब्लू कॉलोनीज ना बनके मेरे पास अब कैसी कॉलोनीज आ जाएंगी, व्हाइट कलर की कॉलोनीज आ जाएंगी। बताओ समझ में आया? बताओ क्लियर हुआ कि व्हाइट कॉलोनीज कब बनती है, ब्लू कॉलोनीज कब बनती है? ब्लू कॉलोनीज कब बनेगी जब मैंने वहां पे कोई इंसर्ट नहीं कराया, ठीक है? लेकिन अगर मान लो मैंने अपने लैक्सेट वाली जीन पे मैंने कोई ना कोई इंसर्ट करा दिया है तो वहां पे क्या हो गया आपके पास उस केस में इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया। अगर इनएक्टिवेशन हो गया जैसे पहले क्या होता था टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी खत्म हो जा रही थी, वो सेंसिटिव बन जा रहा था। यहाँ पे क्या होगा लैक्सेट जीन जो आपके पास एक्चुअल में बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस करता था वो प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। अगर वो खत्म होगी तो सबस्ट्रेट कोई कलर प्रोड्यूस नहीं करेगा। एक्चुअल में लास्ट में सिंपल बोल सकती हूँ या तो कलरलेस आपके पास कॉलोनीज आ जाएंगी या सिंपली बोलो तो व्हाइट कॉलोनीज मेरे पास आ जाएंगी। फिर मैं इसको यहाँ पे बोल सकती हूँ कि ये मेरे पास कौन सी सिचुएशन है, रिकॉम्बिनेंट वाली सिचुएशन है। रिकॉम्बिनेंट क्यों? रिकॉम्बिनेंट मैंने बताया था ना जब हम इंसर्ट करते हैं अपने वेक्टर के अंदर, रिकॉम्बिनेंट कैसे बनता था? वेक्टर मैंने आपको कल लिख के बताया था, वेक्टर प्लस में जो आपका एक्चुअल में आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है जब वो दोनों मिल जाते हैं तो वो क्या बना देते हैं, रिकॉम्बिनेंट बना देते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि व्हाइट कलर की कॉलोनीज कब प्रोड्यूस होती है, रिकॉम्बिनेंट के केस में, और ब्लू कलर की कॉलोनीज कब प्रोड्यूस होती है मेरे पास, नॉन रिकॉम्बिनेंट के केस में। तो इस तरह से मैंने यहाँ इस वाले प्रोसीजर से भी पता लगा लिया कि रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट में मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, डिफरेंशिएट में यहाँ पे अच्छे से कर पाई। समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है। हर्ष, अलीजा, डोरमी, अनीश, राधे राधे। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो अब इसको रिकॉर्डेड में देख लेना जितना हो गया। ठीक है, चलो पहले यहाँ बता देती हूँ। ठीक है, देखो सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंस ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स कैसा था, कंपैरिजन प्रोसीजर था, आपको मैंने बता दिया। तो हमने क्या करा, एक अल्टरनेटिव हम मेथड लाई जिसमें हमने सिलेक्ट किया रिकॉम्बिनेंस को नॉन रिकॉम्बिनेंस से, फिर हमने इंसर्शन इनएक्टिवेशन कराया, पूरा प्रोसेस हम समझ चुके हैं। ठीक है, एनसीईआरटी रीड आपका काम है करना। ठीक है, इसके लिए प्रॉपर सीरीज भी आएगी, वहां पे हम ब्रीफ में आपको एक एक लाइन समझाऊंगी। फिलहाल सिर्फ मैं आपको टॉपिक समझा रही हूँ। ठीक है, बीच में आपको दिखा देती हूँ कि एनसीईआरटी की लाइंस एक्चुअल में हमने जो पढ़ाई है वो आई है। ठीक है, ठीक है, चलो समझ में आ गया ना? ठीक है मैम, हिंट 3 स्टिकी एंड शो करता है ना, स्टिकी एंड्स तो शो होंगे, स्टिकी एंड्स तो शो होंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा मुझे कमेंट से फटाफट बताओ वेक्टर फॉर बैक्टीरिया, जैसे हमने मैंने कल आपको बताया था सैल्मोनेला टाइफिम्यूरियम था, उसने कहाँ पे इंसर्ट करा था आपके पास इकोलाई के अंदर, उसने पूरा एक्सपेरिमेंट किया था, किसने किया था, हर्बर्ट बोयर ने किया था, है ना? अब क्या है, तो अब वेक्टर हमने वहां पे बैक्टीरिया के लिए हमने कौन सा वेक्टर यूज करा था, वेक्टर का नाम क्या था बताना, फटाफट बताओ फटाफट। ब्लंट एंड, ब्लंट एंड देखो अगर मान लो कि ब्लंट एंड ऐसे तीन तीन पेयर में अगर इंट्रोड्यूस हो भी रहे हैं तो यहाँ पे स्टिकी एंड्स तो आएंगे ना बाद में जाके, ये तो मिल बेशक उस तरह के नहीं आएंगे, जैसे उस तरह में क्या था आपके पास ऐसे ओवर हैंगिंग स्ट्रक्चर वाले थे, लेकिन स्टिकी एंड्स तो फिर भी आएंगे ना, तरीका चेंज हो जाएगा उनका आने का, लेकिन देखो अगर ब्लंट एंड्स ही नहीं आएंगे तो फिर आगे कैसे काम होगा?
बताओ फटाफट से, वेक्टर फॉर बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के लिए हमने कौन सा वेक्टर लिया था, नाम बताओ। बताओ, सब बताओ। बैक्टीरिया के लिए कौन सा वेक्टर लिया था? सिमिलरली अब हम देखेंगे प्लांट्स के अंदर हम कैसा वेक्टर लेंगे, एनिमल्स के लिए हम क्या वेक्टर का नाम हम देखेंगे। अब फिलहाल ये बताओ कि आपके पास बैक्टीरिया के लिए हमने क्या अपना लिया था? रियाज, स्टिकी और ब्लंट। देखो स्टिकी एंड्स तो आएँगे ना, क्योंकि आगे प्रोसेस हो ही नहीं पाएगा। लेकिन ऐसे अगर स्पेसिफिक एंजाइम्स में बोलो कि ब्लंट एंड्स प्रोड्यूस होते हैं, तो तब वहाँ मैंने 2 एंजाइम्स का नाम बताया था। ठीक है? ई कोलाई, प्लाज़्मिड का नाम सॉरी वेक्टर का नाम प्लाज़्मिड था ना? वहाँ पे मैंने बताया था, कल ही बताया था, वेक्टर का एक टाइप होता है, प्लाज़्मिड एक वेक्टर का टाइप ही होता है जो कि ऑटोनोमसली सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। तो हमने बैक्टीरिया के लिए कौन-सा अपना लिया था हमने वेक्टर, हमने लिया था प्लाज़्मिड। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ प्लांट्स की, प्लांट्स के लिए हम कौन-सा यहाँ पे वेक्टर लेके चलेंगे, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस हम लेके चलते हैं हर्षटोरा में, ठीक है? ठीक है? तो हम क्या लेके चलते हैं प्लांट के लिए, याद करके चलना कि हम प्लांट के लिए कौन-सा वेक्टर यूज़ करते हैं, हम लेते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस जो है नाम होता है आपके पास किसका, वेक्टर का, ठीक है? अब क्या होता है हमारे पास एक्चुअल, अब देखो ध्यान से समझना इस वाली चीज को, टीडीएनए वगैरह की। देखो हमारे पास मान लो ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस है, इसको मैं एटी से बोल रही हूँ, ठीक है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस हमारे पास एक्चुअल में है, ये उसका खुद का जेनेटिक मटेरियल है, न्यूक्लियोइड होता है, हम मॉलिक्यूलर चैप्टर में पढ़ चुके हैं। फिलहाल समझो मेरे पास क्या था, यहाँ पे आपके पास एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस था, इसके पास इसका नेचुरल डीएनए मॉलिक्यूल था। यहाँ पे क्या होता है हमारे पास एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस जो होता है उसके जो आपके पास उसके पास जो प्लाज्मिड होता है, जैसे हमने कल पढ़ा था सल्मोनेला टाइफिम्यूरियम के पास भी क्या होता है, अपना प्लाज्मिड होता है ना? जिसके पास क्या होता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन प्रॉपर्टी थी। सिमिलरली जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस होता है, इसके प्लाज्मिड के ऊपर हमें मिलता है टीडीएनए, इसके प्लाज्मिड के ऊपर हमें नेचुरली क्या मिलता है, टीडीएनए मिलता है, जिसको हम सिंपल कहते हैं ट्रांसफर डीएनए, जिसकी प्रॉपर्टी होती है कैंसरस प्रॉपर्टी। दैट मीन्स अगर जो आपके पास एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस होता है वो आपका एज एन पैथोजन माना जाता है किसी भी प्लांट के लिए। क्यों माना जाता है? क्योंकि ये क्या कोज करता है, कैंसर कोज करता है, ठीक है? तो हम यहाँ पे इसके प्लाज्मिड को क्या बोल सकते हैं, टीआई प्लाज्मिड बोल सकते हैं। टीआई प्लाज्मिड कहने का मतलब ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। सबको पता है कैंसर कैसे होता है, ट्यूमर्स बनते हैं, ट्यूमर्स बनते हैं तो आपके पास कैंसर होता है। तो हम यहाँ पे सिंपल बोल सकते हैं कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस का जो प्लाज्मिड होता है उसका नाम क्या होता है, टीआई प्लाज्मिड होता है, जिसको हम कह सकते हैं ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, जो कि आपके पास कैसी प्रॉपर्टी शो करता है, कैंसरस प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है? और कौन सी डिसीज कॉज करता है आपके पास, क्राउन गेल डिसीज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्राउन गेल डिसीज आपके पास कौन शो करता है, हम बोलेंगे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस कॉज करता है, जो कि कौन है आपके पास, वेक्टर माना जाता है किसी भी प्लांट के लिए, ठीक है? अब ये तो होगी एक नॉर्मल सिचुएशन। लेकिन अगर मान लो कि मुझे ये वाली प्रॉपर्टी को खत्म करना हो, दैट मीन्स अगर मुझे अपने एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस को नॉर्मल लाना हो, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे हम करते हैं डिसआर्मिंग। डिसआर्मिंग कहने का मतलब जैसे कि मान लो कोई आपके पास कोई लाइक आप घर से निकल रहे हो, आपके पास कोई लाइक वो नहीं है कि मतलब अपने बचाने के लिए कुछ आपके पास चीजें नहीं है, तो आप एक तरह से डिसआर्म सिचुएशन में हो, रात को निकल रहे हो, कोई बचाने के लिए आपके पास कुछ इक्विपमेंट्स नहीं है, ठीक है? तो हमें क्या करना पड़ता है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपने एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस की हम यहाँ पे डिसआर्मिंग कर देते हैं। डिसआर्मिंग कहने का मतलब हम यहाँ पे क्या करते हैं, टीडीएनए, जो टीडीएनए ना, इसको हम क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है? इसको हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे बाहर निकाल लेते हैं, और बाहर निकालते हैं और हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, एक अपनी बाहर से फॉरेन जीन लाके इंसर्ट कर देते हैं अपने प्लाज्मिड के साथ, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, अगर टीडीएनए यहाँ पे रिमूव हो गया तो मेरे जो आपका प्लांट था वो डिसीज से बच गया। तो यहाँ पे एनसीईआरटी में साफ-साफ लिखा हुआ है कि आपके पास जो टीआई प्लाज्मिड होता है वो आपके पास कैसा होता है, पैथोजेनिक होता है। लेकिन अगर हम वहां से अपना टीडीएनए हटा लें और अपनी फॉरेन जीन को या फिर इंसर्ट कर दे, या फिर सिंपली बोलो अगर हम उसकी डिसआर्मिंग कर दे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा जो प्लांट है वो क्या हो जाएगा, बच जाएगा हमारे कैंसरस वाली डिसीज से। समझ आया? ठीक है? और हमारे पास क्या होगी सिचुएशन में, क्राउन गल डिसीज भी जो है वो नहीं होगी, जो कि पहले एक्चुअल में हो रही थी। समझ में आया? देखो एनसीईआरटी से भी दिखाऊंगी, अभी ये देखो यहाँ पे लिख रखा है, टीडीएनए होता है हमारे पास जो कि ट्रांसफॉर्म करता है आपके पास नॉर्मल को ट्यूमर के अंदर करता है, ठीक है? अच्छा फिर एनिमल्स का बाद में देखेंगे, फिलहाल ये समझ में आया, यहाँ पे लिख रखा है टीडीएनए होता है जो कि ट्रांसफॉर्म करता है नॉर्मल सेल को ट्यूमर में, फिर हम उसकी डिसआर्मिंग कर देते हैं। बताओ हुआ क्लियर? ठीक है। चलो, अब देखो जैसे हमने प्लांट्स में डिस्कस किया, सिमिलरली हमारे पास ना एनिमल्स के केस में सेम काम चलता है। एनिमल्स के केस में भी क्या होता है, हमारे पास रेट्रोवायरस को हम वहाँ पे नाम याद करना, जैसे मॉलिक्यूलर वाले चैप्टर में आपको 2-3 वेक्टर्स बताए थे, बीएसी और वाईएसी। बीएसी क्या था, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम था, वाईएसी आपके पास ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम था। वो हमने कहाँ पे यूज़ किया था, ह्यूमन्स के केस में।
प्लांट्स के केस में हम कौन-सा यूज़ करते हैं? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, ठीक है? फिर हम ना अपने बैक्टीरिया के केस में हम क्या यूज़ करते हैं? प्लाज्मिड यूज़ करते हैं और एनिमल्स के केस में कौन-सा यूज़ करते हैं? हम रेट्रोवायरस यूज़ करते हैं। ये जो वेक्टर्स के नाम है ये याद करना, ठीक है? अब क्या है एनिमल्स के अंदर भी सेम प्रॉपर्टी होती है, रेट्रोवायरस हम वहाँ पे जो अपना एज़ एन वेक्टर की तरह यूज़ करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी भी सेम होती है, वो भी आपकी बॉडी को कैंसरस में जो है चेंज करते हैं। उनकी भी हम सेम डिसआर्मिंग करते हैं, जैसे हमने प्लांट की डिसआर्मिंग की थी और हम क्या कर सकते हैं अपने जो है अपनी ह्यूमन को जो है प्रोटेक्ट अपने एनिमल को जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं सिर्फ डिसआर्मिंग करने की वजह से। बताओ क्लियर हुआ? ठीक है? ये आपके पास लिखा हुआ है, इसको आप रीड कर सकते हो। देखो ट्यूमर इंड्यूसिंग जैसे टीआई प्लाज़्मिड था, आपने इसको क्या करा मॉडिफाई किया था क्लोनिंग वेक्टर के अंदर। जैसे ही अपने आप प्लाज़्मिड को क्लोनिंग वेक्टर के अंदर मॉडिफाई कर देते हो, वेक्टर का मतलब कि आपके पास जो कि आपके पास जब आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को ही चेंज कर दिया। जब आप फॉरेन जीन आपने लाके इंसर्ट की थी वो चीज़, है ना? ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। सबको क्लियर हो गया ना? चलो, अब हम देखेंगे यहाँ पे रियाज़ कहाँ गए? रियाज़ का डाउट क्लियर हुआ? बताओ? चलो, अब देखो हमने क्या-क्या स्टडी किया था हमने अभी तक देखो रिकॉम्बिनेंट प्लाज़्मिड हमने बना लिया था। रिकॉम्बिनेंट प्लाज़्मिड कब बनता था? जब हमारा वेक्टर जो है अपने फॉरेन जीन के साथ जब इंसर्ट हो जाता था, तब हम उसको नाम देते थे रिकॉम्बिनेंट प्लाज़्मिड हमने उसको नाम दे दिया था, ठीक है? अब क्या है, हमें सबको पता है हमें क्या करना होता है अपना रिकॉम्बिनेंट प्लाज़्मिड बनवाने के बाद हमें होस्ट के अंदर क्या कराना होता है इंट्रोडक्शन जो है कराना होता है, ठीक है? अब क्या है मान लो मेरे पास ये होस्ट है, ठीक है? होस्ट को ना अब हमें ना कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है। कॉम्पिटेंट कहने का मतलब कि हमें देखो अगर कोई आपके घर आ रहा है, ठीक है? मैंने कल भी एग्ज़ाम्पल दिया था। पहले आप उसकी चेकिंग करोगे, अगर वो आपको लगता है सूटेबल तभी तो आने दोगे ना। तो क्या होता है हमें अपने होस्ट को क्या बनाना पड़ता है, हमें वहाँ पे कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है कि एक्चुअल में जो आपके पास ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज़्मिड आ रहा है, ये होस्ट के अंदर एंट्री ले पाए। अगर यहाँ पे कॉम्पिटेंट आपने होस्ट को नहीं बनाया तो आपके पास जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज़्मिड आ रहा है वो एंट्री ही नहीं ले पाएगा, ठीक है? अब क्या है, अब यहाँ पे ना वेरियस तरीके आएँगे, जैसे कि प्लांट्स के लिए अलग तरीका आएगा, एनिमल के लिए अलग तरीका आएगा, नॉर्मल के लिए अलग तरीका आएगा, कि किस तरह से आप अपने होस्ट को कॉम्पिटेंट बना सकते हो, ठीक है? देखो ये आपके पास होस्ट है, नेचुरल इसका जेनेटिक मटेरियल है। अब क्या है, देखो हमें पता है जो हमारा डीएनए होता है अच्छा मुझे एक बात बताओ डीएनए आपके पास हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होता है या फिर हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल होता है बताओ? डीएनए हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग मॉलिक्यूल होता है या फिर सिंपली बोलो पोलर होता है या नॉन पोलर होता है बताओ? बताओ? क्योंकि देखो लेना तो एक्चुअल हमें डीएनए को ही है ना, आपका रिकॉम्बिनेंट प्लाज़्मिड ये फॉरेन डीएनए लेके आ रहा है, तो हमें अंदर तो डीएनए को ही लेना है तभी मैंने पूछा डीएनए आपके पास हाइड्रोफोबिक है या हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है बताओ? बताओ सब बताओ, सो गए। किसी को नहीं पता हाइड्रोफिलिक ठीक है। हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल ठीक है, सबका ठीक है। हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है सिंपली बोलूँ तो आपका ऐसा पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है? और आपको पता होगा आपकी सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो कैसी होती है हमेशा हाइड्रोफोबिक होती है। दैट मीन्स सिंपली बोलो तो वो नॉन पोलर होती है और नॉन पोलर पोलर से अट्रैक्ट कैसे होता है? नहीं हो सकता ना। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है अपने डीएनए को अपने यहाँ पे अपने होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है ताकि वो हमारे डीएनए को एक्चुअल अंदर ले ले और हमारा जो एंट्री जो है सक्सेसफुल हो पाए, ठीक है? और एंट्री को अच्छा मुझे ये बताओ जब हमारे पास एक्चुअल जो था आपका फॉरेन जीन ऑफ इंटरेस्ट जो था वो एक्चुअल आपके होस्ट के अंदर एंट्री ले लेता था उस टर्म को हम क्या बोलते थे? उस प्रोसेस को हम क्या बोलते थे? मैंने 4-5 बार ये प्रोसेस रिपीट करा है, बताओ? बताओ उस प्रोसेस को हम क्या बोलते थे? जब आपका एक्चुअल जो था वो जीन ऑफ इंटरेस्ट अंदर आ जाता था, बताओ? प्रोसेस का नाम बताओ? इंटरैक्शन दिखानी है अच्छी, सोना नहीं है। बताओ जब भी कोई फॉरेन जीन ऑफ इंटरेस्ट आपका जो है आ जाता था, एक्चुअल में होस्ट के अंदर एंट्री ले लेता था, तो उसको हम प्रोसेस को क्या नाम देते थे? अभी लिप्सा रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन तो वो था ना जब आपके पास एक्चुअल में क्या होता था इंसर्ट हो जाता था वेक्टर के साथ। रिकॉम्बिनेशन सुन नहीं रहे तुम ध्यान से, है ना? और कोई बताएगा? अनीश रिकॉम्बिनेशन। ट्रांसफॉर्मेशन भूल गए? ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस का नाम था ना जब आपका एंट्री लिए जाता था, तभी तो हमने बोला था कि ट्रांसफॉर्मेंट ऊपर आपको 3 केसेस बताए थे, जब एंट्री ले लेता था तब मैंने बोला था वो ट्रांसफॉर्मेंट थी, वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट थे। ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखो जैसे मैंने बोला डीएनए आपके पास कैसा है? ठीक है, हाँ, अब ठीक है सबका।
ठीक है, तो याद करना इस चीज़ को, ट्रांसफॉर्मेशन हम उसको कहते हैं। अब क्या है, हमें अपने होस्ट को क्या बनाना है, कॉम्पिटेंट बनाना है। कैसे बना सकते हैं? पहले हम बात करते हैं बैक्टीरिया की, फिर हम बात करेंगे प्लांट्स की, फिर हम करेंगे एनिमल्स की। सबसे पहले बात करते हैं बैक्टीरिया को आप कैसे कॉम्पिटेंट बना सकते हो, किसी भी अपने फॉरेन, किसी भी रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को अंदर लेने के लिए। हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हम ट्रीट कराते हैं कैल्शियम के साथ, ठीक है? कैल्शियम कैसे एक डाइवेलेंट कैटायन है, हम कैल्शियम के साथ सबसे पहले अपने होस्ट को ट्रीट कराते हैं, ठीक है? फिर हम क्या कराते हैं, हीट शॉक देते हैं। हीट शॉक में क्या होता है, सबसे पहले हम अपने पूरे होस्ट को आइस के ऊपर रखेंगे, फिर 42 डिग्री सेल्सियस, मतलब पहले क्या करेंगे, ठंडा करेंगे, गरम करेंगे, ठंडा करेंगे, गरम करेंगे, इस तरह से ना पूरी साइकिल चलती रहती है। पहले हम अपने होस्ट को, सबसे पहले हमने कैल्शियम दिया, साथ ही साथ में हम हीट शॉक देते हैं। हीट शॉक का मतलब होता है सबसे पहले अपने होस्ट को आइस पे रखा, फिर 42 डिग्री सेल्सियस पे रखा, फिर आइस पे रखा, फिर मतलब ऐसे ना साइकिल आपकी जो है वो चलती रहती है। और जैसे-जैसे आपके पास हीट शॉक जो है वो मिलता रहेगा, आपके पास क्या होगा, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ ना कुछ ऐसे पोर्स क्रिएट हो जाएँगे। इन पोर्स के थ्रू फिर आपके पास जो रिकॉम्बिनेंट वाला प्लाज्मिड है वो एक्चुअल एंट्री ले लेगा होस्ट के अंदर। तो इस तरह से आपके पास ये होता है बैक्टीरिया के केस में, समझ में आ गया? बैक्टीरिया के केस में कैसा होता है, हीट शॉक देना पड़ता है, साथ-साथ आपको कैल्शियम के साथ ट्रीटमेंट भी करानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि डीएनए एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, वो एक्चुअल अच्छा मतलब जो है एक्सेप्ट नहीं कर पाता है होस्ट आपका डीएनए को। क्लियर हुआ? ठीक है? अब हमने ये तो बात करी किसके, बैक्टीरिया के केस में। अब हम बात करेंगे हमारा एनिमल के केस में। देखो यहाँ मैंने ट्रांसफॉर्मेशन लिख भी रखा है, ठीक है? ट्रांसफॉर्मेशन हम इसको कहते हैं। तो एनिमल के केस में कैसे करते हैं, देखो एनिमल के केस में हमारा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है माइक्रो इंजेक्शन। एज़ इट्स नेम सजेस्ट, यहाँ पे आपको कुछ इंजेक्शन यूज़ करना पड़ेगा। अगर मान लो आपके यहाँ पे सेल है, यहाँ पे सेल का जो है न्यूक्लियस है। माइक्रो इंजेक्शन में हम क्या करते हैं, अपने फॉरेन, अपने जो है रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को, या फिर सिंपली बोलूँ फॉरेन जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम लाएँगे और अपने एनिमल सेल के डायरेक्ट न्यूक्लियस के अंदर इंजेक्शन के थ्रू अपने इंसर्ट करा देंगे। न्यूक्लियस के, अभी आपको डायग्राम दिखाऊंगी, वहां से क्लियर होगा। न्यूक्लियस के अंदर ही हम क्या करते हैं, इंजेक्शन के थ्रू अपने फॉरेन जीन ऑफ इंटरेस्ट को डाल देते हैं, और इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, माइक्रो इंजेक्शन बोलते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, एनिमल्स के केस में आप क्या यूज करोगे, माइक्रो इंजेक्शन यूज करोगे। अब बात आती है प्लांट्स के केस में। देखो प्लांट्स के केस में हम मेथड यूज करते हैं विच इज योर जीन गन, या फिर आप इसको बायोलिस्टिक्स भी कह सकते हो। जीन गन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना हम गन यूज करते हैं, एक तरह से गन यूज करते हैं। गन के अंदर से ना हमारे पास क्या होते हैं, फॉरेन जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये देखो, अब जो आपको ये ब्लू पोर्शन में दिख रहे हैं, यहाँ पे आपके पास फॉरेन जीन जो है वो निकलती है। उन फॉरेन जीन्स की ना हम कोटिंग करते हैं गोल्ड या फिर टंगस्टन से। किससे कोटिंग करते हैं, गोल्ड या फिर टंगस्टन से अपने फॉरेन जीन की। हम देखो आपको दिख रहे हैं ना ऐसे ऐसे, हम इनकी कोटिंग करते हैं। जैसे हम इनकी कोटिंग करते हैं, ये आपका प्लांट का सेल है, प्लांट के सेल में जाके हमारे पास ये जो आपके फॉरेन जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है, प्लांट के सेल जाके चला जाता है, और आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हो जाता है। ठीक है, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, प्लांट के केस में हम क्या यूज करते हैं, जीन गन या फिर बायोलिस्टिक्स। एनिमल के केस में हम क्या यूज करते हैं, माइक्रो इंजेक्शन। देखो आप यहाँ पे डायग्राम देखो एक बारी, ये देखो, ये आपको दिखा रखा है यहाँ पे माइक्रो इंजेक्शन का एग्जांपल। ये माइक्रो इंजेक्शन का एग्जांपल है। देखो एक तरह से यहाँ पे इंजेक्शन यूज करा है, इंजेक्शन यूज करके ये देखो आपके पास ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर देखो बिल्कुल आपने न्यूक्लियस के अंदर इंजेक्शन कर रखा है, सो दैट आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। ठीक है, सिमिलरली देखो प्लांट्स पे देख सकते हो, जीन गन जो मैंने बोली, जीन गन इस तरीके से होती है, और इस तरीके से आपके पास जो पार्टिकल्स फॉरेन जीन निकलते हैं उनकी आप कोटिंग करते हो गोल्ड या फिर टंगस्टन से, और एक्चुअली आपके पास प्लांट के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। बताओ क्लियर हुआ? जीन गन कुछ इस तरह से दिखता है। बताओ क्लियर हुआ सबको? बताओ, सब बताओ। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, सबको क्लियर हो गया ना? ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हो पाती है। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो एनसीईआरटी में भी, डीएनए कैसे हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, वो पास नहीं कर सकता, तो आपको एक तरह से फोर्स करना पड़ता है अपने बैक्टीरिया को वो ले ले। फोर्स करने का मतलब कि आपके पास, आपको क्या बनाना पड़ता है, कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है। कॉम्पिटेंट बनाने के लिए आप यहाँ पे या तो माइक्रो इंजेक्शन का यूज करोगे इन द केस ऑफ एनिमल्स, और बायोलिस्टिक्स और जीन गन का यूज करोगे इन द केस ऑफ प्लांट्स। ठीक है, समझ में आ गया? चलो ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। बताओ किन दो का नाम लूं मैं, बताओ। कल हर्ष, कल यथाश, नाम चेंज करते हैं। चलो प्राची और अनीश का ले लेते हैं, ठीक है? देखो, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे लिया प्राची और अनीश, ठीक है? चलो देखो, यहाँ पे क्या होता है हमारे पास ना, अब देखो अगर मान लो मैंने बोला प्राची के, मान लो जीनोम में, प्राची के जो जीनोम में मैंने देखा, प्राची के जीनोम में ना अगर मान लो मुझे ग्रोथ हार्मोन जो है ना बहुत ज्यादा मिल रहा है, या फिर मान लो मैंने बोला इंटेलिजेंस वाला जो हार्मोन है बहुत ज्यादा मिल रहा है उसके जीनोम में, अगर मान लो प्राची के जीनोम में ये चीज बहुत ज्यादा है। मान लो अनीश क्या है, साइंटिस्ट है, ठीक है? अनीश जो है मान लो यहाँ पे क्या है,
एक साइंटिस्ट है, ठीक है? अब साइंटिस्ट ये जो अनीश है वो क्या चाहेगा कि मैं ये वाला ग्रोथ हार्मोन जो है प्राची के जीनोम से ले लूं और यहाँ पे मैं क्या कर सकूं, पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड वाइड में क्या कर सकूं, इस अपने ग्रोथ हार्मोन को लेके मैं एक तरह से इसकी मेडिसिन प्रिपेयर कर लूं और पूरे अपने वर्ल्ड वाइड में इस चीज को मैं बेचूं, ठीक है? अनीश क्या चाहेगा, साइंटिस्ट है वो क्या चाहेगा यहाँ पे कि यहाँ पे मैं उसके ग्रोथ हार्मोन का लूं, प्राची के ग्रोथ हार्मोन को लूं और एक्चुअली मैं क्या करूं, पूरे वर्ल्ड वाइड में इसको बेचूं और खुद अमीर बन के बैठ जाऊं और मुझे पूरी जिंदगी काम ही ना करना पड़े। जो अनीश है वो ये चाहेगा, ठीक है? अब क्या करेगा, अगर इसको इसका ग्रोथ हार्मोन लेना है, मान लो इसने क्या करा, इसका ग्रोथ हार्मोन यहाँ पे ले लिया, मान लो इसका ग्रोथ हार्मोन लिया, ग्रोथ हार्मोन के लिए भी स्पेसिफिक एक डिजायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट तो होगी ना, यहाँ पे मान लो उसने एक डिजायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे ली, जैसे इसने डिजायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट ली, अब ये क्या चाहेगा कि इसकी ना मल्टीपल कॉपीज बन जाए, क्योंकि इसको पूरे वर्ल्ड वाइड बेचना है, पूरे वर्ल्ड में बेचना है, तो एक जीन ऑफ इंटरेस्ट चीज का तो यूज करके होगा नहीं, है ना? तो यहाँ पे ये चाहेगा कि मैं पूरे वर्ल्ड वाइड में अगर मैं इसको बेचना चाहूँ तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं इसकी मल्टीपल कॉपीज बनवा देता हूँ, मल्टीपल कॉपीज बनवा लेता हूँ, जितनी मेरे पास कॉपीज बनेगी उतना मैं क्या कर पाऊंगा, वर्ल्ड वाइड में इसको जो है पूरे में बेच पाऊंगा, है ना? तो यहाँ पे इसने चाहा कि मैं इसका क्या कर लूं, इसकी एम्पलीफिकेशन कर दूं, अपने इसकी क्या कर पाऊं, मैं एम्पलीफिकेशन कर दूं, अपनी जीन्स का नंबर बढ़ा दूं, सो दैट मैं इसको पूरी जिंदगी आराम से मैं ऐश में रहूं, है ना? ये चाहेगा, ठीक है? अब क्या है, अब सारी हम ना, अब देखो यहाँ पे ना हम सीक्वेंसेस पढ़ेंगे, सीक्वेंस कैसे पढ़ेंगे, जैसे देखो अगर मान लो अनीश को क्या करना है, प्राची के जीनोम से जो है अपना ग्रोथ हार्मोन वाला जीना है, वो सॉरी जो है जीन अपना क्या है लेना है, तो सबसे पहले इसको कन्विंस करना पड़ेगा प्राची को कि सो दैट कि तुम मुझे जीन दे दो, फिर क्या होगा कि थोड़ा पैसा तुम रखना, थोड़ा मैं रख लूंगा, इस तरह से वो कन्विंस करना पड़ेगा, ठीक है? तो सबसे पहला काम क्या होगा, हमें सबसे पहला काम करना पड़ेगा, आइसोलेशन करना पड़ेगा अपने जीन का, ठीक है? अब हम कुछ सीक्वेंसेस पढ़ेंगे कि किस तरह से एक्चुअल में हम जो है किसी भी अपनी बायोटेक्नोलॉजी को परफॉर्म कर पाते हैं, तो उसके लिए सबसे पहला काम क्या आएगा, हमें यहाँ पे करना पड़ेगा, पहला काम आता है हमारे पास आइसोलेशन करना किसी भी जीन ऑफ इंटरेस्ट का, कन्विंस करेगा जीन ऑफ इंटरेस्ट दे दो यार दे दो, तो क्या करेगा यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट सबसे पहले हम करेंगे आइसोलेशन। आइसोलेशन हमने जैसे ही कर लिया, ये देखो पहली बात तो देखो आइसोलेशन के हम स्टेप पढ़ते हैं, हमारा फर्स्ट स्टेप ही चल रहा है आइसोलेशन। मान लो हमने क्या करा, प्राची के ब्लड सैंपल लिया, साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या करा, ब्लड सैंपल लिया, ब्लड सैंपल उसने जैसे ही लिया, देखो जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है बिल्कुल न्यूक्लियस के अंदर जाके बैठा होगा, यहाँ पे आपके पास सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ही तो जाके आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट बैठा हुआ होगा ना। तो क्या होगा, यहाँ पे ब्लड सैंपल उसने लिया, ब्लड सैंपल में यहाँ पे उसने देखा अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट बैठा है, तो वो क्या करेगा, उसको पहले देखना पड़ेगा कि जितने भी मेरे पास एक्स्ट्रा चीजें आ रही हैं, जैसे कि प्रोटीन्स आ गए हैं, आपके पास आरएनएस आ गए हैं, डीएनएस वगैरह चीजें आ गई हैं, तो पहले मुझे इनको हटाना है, तब जाके मैं अंदर तक पहुंच पाऊंगा। यहाँ बीच में जितनी भी उसके पास प्रॉब्लम्स आ रही है ना, अनीश कहेगा पहले इनको हटाओ, उसके बाद हम जो है अपने आगे चीजें करेंगे, है ना? तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ ऐसे एंजाइम्स आएंगे जो कि आपको एक्चुअली में करेंगे, बाकी चीजों को मारेंगे, ठीक है? अब उसके लिए कौन से एंजाइम्स होते हैं, देखो यहाँ पे एंजाइम्स एनसीईआरटी में लिख रखा है, अगर आप यूज कर रहे हो बैक्टीरिया को एज एन होल, तो आप वहां पे कौन सा एंजाइम यूज करते हो, लाइसोजाइम यूज करते हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस पैराग्राफ इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप कौन सा एंजाइम किसके लिए यूज करोगे। अगर आप प्लांट से ले रहे हो तो वहां पे आप सेल्यूलेज एंजाइम यूज करोगे, अगर आप फंगस ले रहे हो तो आप चिटिनेज एंजाइम यूज करोगे, ठीक है? और अगर आपको आरएनए को हटाना है, अगर आरएनए बीच में दखल दे रहा है, अगर आपको आरएनए को हटाना है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, वहां पे राइबोन्यूक्लियेसिस एंजाइम ऐड करना लेना पड़ेगा, और अगर आपको प्रोटीन्स को बीच में से हटाना है तो आपको प्रोटीज एंजाइम लेना पड़ेगा। इस तरीके से जब मैंने अपनी सारी चीजों को रास्ते से हटा लिया, जैसे ये देखो, जैसे मैंने यहाँ पे हटाया, आफ्टर डाइजेस्टिंग जब मैंने सारी चीजों को डाइजेस्ट कर दिया, मेरे पास अब मुझे स्पेसिफिक जो मुझे जीन ऑफ इंटरेस्ट था, जो कि कौन सा था, ग्रोथ हार्मोन था, मेरे पास निकल के आ गया, ठीक है? जैसे मेरे पास निकल के आ गया आफ्टर डाइजेशन, मैंने यहाँ पे क्या करा, अपने जो यहाँ पे एक्चुअल में जीन ऑफ इंटरेस्ट थे, मैंने एक टेस्ट ट्यूब लिया, सिंपल बीकर लिया, मैंने वहाँ पे क्या करा, सिंपल सी अपने क्या डाली, अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दी। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मुझे दिखी, यहाँ पे तो मल्टीपल जीन ऑफ फ्रेगमेंट्स है, इतनी सारी तो हम स्टडी नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने यहाँ पे डाला चिल्ड इथेनॉल। क्या हमने यहाँ पे ऐड करा, हमने यहाँ पे चिल्ड इथेनॉल डाला। जैसे हमने चिल्ड इथेनॉल डाला, ये सारी फ्रेगमेंट्स एक साथ मिल गई और उन्होंने एक तरह से सस्पेंशन जो है बना लिया। सस्पेंशन यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे एक तरह से पूरा सस्पेंशन बन गया। फिर हम क्या करेंगे, इस सस्पेंशन को हम जो है बाहर निकालेंगे, और इसी बाहर निकालने को प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पूलिंग। कल मैंने आपको बताया था इल्यूशन, आज मैं बता रही हूँ स्पूलिंग। स्पूलिंग हमने क्यों करी, ताकि हमारे जितनी भी डीएनए के थ्रेड्स थे वो सारे एक साथ आ जाए, सस्पेंशन बन जाए, इजिली हम उसको बाहर जो है बीकर से निकाल पाए। इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पूलिंग। किससे होती है, बाय एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल। बताओ क्लियर हुआ, बताओ क्लियर हुआ? तो हमने सबसे पहले क्या करा, आइसोलेशन करी, सबसे फ्री करा, जितने भी आपके पास एक्स्ट्रा आपके पास चीजें आ रही थी, सबसे पहले हमने उनको फ्री करा, ताकि सारी जो एक्स्ट्रा चीजें वो रिमूव हो जाए, एक्चुअली में मेरे पास जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो आ जाए। अब हम क्या करेंगे, इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को फिर क्या करना है हमें आगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ध्यान से सुन लो, इस वाली चीज के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस लगाएंगे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहने का मतलब देखो, अगर मान लो मेरे पास यहाँ पे डिजायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया, यहाँ पे मेरे पास क्या हुआ, डिजायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया। कल मैंने चीज बताई थी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, मान लो मेरे पास पूरी जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गई। अब हमें इसमें से भी अपनी जो छोटी सी चीज है वो क्या करनी है,
इसमें से भी हमें अब छोटी सी अपने जो डिजायर्ड फ्रेगमेंट है वो हमें निकालनी है। वो चीज हम कल पढ़ चुके हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में किस तरह से हमने सेपरेट की थी। देखो हमने कल पढ़ा था जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, हमने वहां पे क्या यूज करा था, इलेक्ट्रो का मतलब हमने वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई होगी, तभी तो मैंने कैथोड एनोड यूज करे थे ना। और जहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस वगैरह आ जाएंगे दैट मींस हमने वहां पे एज एन इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज किया था, है ना। अब देखो मैंने आपको कल कितने बार ऐसे बोला था कि यहाँ पे ऐसे हैं, इसके जीनोम में मिल रहा है, यहाँ पे हमें छोटी सी जीनोम, हमने छोटी सी डिजायर्ड फ्रेगमेंट ली थी और फिर हम वेक्टर के जाके अंदर इंट्रोड्यूस करा रहे थे। तो ये डिजायर्ड हमने जो अपनी छोटी सी फ्रेगमेंट हम निकाल रहे थे, ये तो मैंने सिंपल सा लिख दिया था, लिखना बहुत आसान था, लेकिन एक्चुअल में हम ये प्रोसेस कैसे करते हैं, पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, डाइजेशन करते हैं सारे एंजाइम से, फिर हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। अब क्या हुआ, मेरे पास ये छोटी सी फ्रेगमेंट निकल गई, ठीक है, मेरे पास इतना, देखो यहाँ पे एनसीईआरटी का डायग्राम देखो, ये आपको डायग्राम दिखा रखा है स्पूलिंग का, यहाँ पे देखो थ्रेड्स बन गए ना, थ्रेड्स को फिर आप क्या करोगे, बाहर जो है निकाल लेते हो, इसको हम कहते हैं स्पूलिंग, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया ना। फिर हम क्या करेंगे, अपनी कटिंग करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से, सेकंड ये वाला काम होता है। सेकंड काम जैसे कर लिया, फिर हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस लगाते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में आपके पास जो डिजायर्ड फ्रेगमेंट्स थी वो अकॉर्डिंगली आपके पास सेपरेट हो जाती है, कल सबने समझा होगा। जैसे ही आपके पास सेपरेट हो जाती है, फिर आप इल्यूशन करते हो, जैसे ही आपने इल्यूशन करी, अब हमारे पास काम आता है पीसीआर का। पीसीआर क्या होता है आपके पास, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। उससे पहले एक लाइन देखो, यहाँ पे लिख रखी है, यहाँ पे देखो, यस, agarose gel electrophoresis is employed to check the progression of restriction enzyme digestion। ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को जो है यूज करते हैं, ठीक है, हम इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को हम यूज करते हैं क्या करने के लिए, प्रोग्रेशन चेक करने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन की। कैसे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम क्या करता है, फ्रेगमेंट्स को तोड़ता है, फ्रेगमेंट्स को उसने तोड़ा, और हमने कल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में स्टडी किया था कि जो आपकी फ्रेगमेंट्स थी अकॉर्डिंग टू साइज होती वो सेपरेट हो रही थी। और एक बात, इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर आपका चलता है हमेशा सीविंग इफेक्ट। सीविंग का मतलब क्या होता है, छलनी, सीविंग का मतलब होता है छलनी। तो छलनी के हमने जैसे छलनी में क्या होता है, छोटी छोटी चीजें होती है वो नीचे चली जाती है, भारी चीजें जो है वो ऊपर रह जाती है। सिमिलरली इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी आपका सीविंग इफेक्ट चलता है, जिसमें क्या होता है आपके पास छोटी फ्रेगमेंट सेपरेट हो जाते हैं, कल हम अच्छे से इस बारे में पढ़ चुके हैं, है ना। ये लाइन मैं बता रही थी, देखो एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो होती है इसको हम क्या करते हैं, एम्प्लॉय लगाते हैं चेक करने के लिए, कैसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम करता है, तोड़ने का काम करता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या करता है, सेपरेट का काम करता है। तो अगर हमें चेक करना हो कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अच्छे से काम कर रहा है, तो हमें वहां पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो लगानी पड़ेगी, सो दैट हम अपनी फ्रेगमेंट्स को अच्छे से देख पाए। एक्चुअल में हमने क्या किया था, पूरे डीएनए को हमने कट ही तो किया था ना। समझ में आई ये लाइन, बताओ, समझ में आई। फिर हम पीसीआर देखेंगे, बताओ। देखो अभी तक हमने क्या करा, आइसोलेशन कर लिया, किससे आइसोलेशन किया था, प्राची से किया था, अनीश साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या करा, आइसोलेशन कर लिया, सैंपल को बिल्कुल फ्री कर दिया ताकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या रह पाए, कोई एक्स्ट्रा चीजें हमारे पास जो है वो ना रह पाए। उसके बाद फिर हमने क्या करा, अपनी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस लगाई जो हम कल पढ़ चुके हैं। फिर जैसे हमारे पास डिजायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गई, अब हम उसका नंबर बढ़वाएंगे, सो दैट हम जो अनीश साइंटिस्ट है वो पूरे वर्ल्ड वाइड में इस चीज को जो है बेच पाए, क्योंकि हमें नंबर बढ़वाएंगे। नंबर बढ़वाने का मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एम्पलीफिकेशन कराएंगे अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट की, ठीक है। चलो ठीक है, अभी लिप्सा को क्लियर हुआ है बस। थैंक यू दी, घर घर पे इज्जत मतलब घास बराबर। कोई डेली थोड़ी थोड़ी इज्जत सबको देनी है, कल हर्ष को दी थी, अब अभी लिप्सा की बारी आएगी, ठीक है। चलो देखो, पीसीआर देखो, अब क्या था, हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट को थोड़ा क्या करना है, उसको एम्पलीफाई करना है। जैसे मान लो ये था, मैंने इसको एम्पलीफिकेशन कर दी तो हम कर पाएंगे, पूरे वर्ल्ड वाइड में इसको बेच पाएंगे। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज पीसीआर की जो टेक्निक थी, पहली बात तो क्या होती है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज मतलब, पॉली का मतलब हो गया मेनी कॉपीज बनवाना, है ना। ये किसने दिया था, कैरी मिलिस ने दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैरी मिलिस बोलो कुछ ही बोलो, ये किसने दिया था आपको, इसने दिया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये जो पीसीआर आपके पास रिएक्शन है, ये कैसे रिएक्शन मानी जाती है, ये मानी जाती है थर्मोसाइक्लर रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैसी रिएक्शन मानी जाती है, थर्मोसाइक्लर रिएक्शन मानी जाती है। थर्मो क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना 3 स्टेप्स पढ़ेंगे, डीनेचरेशन, अनीलिंग और एक्सटेंशन। तीनों में ना हम एक स्पेसिफिक टेम्परेचर देते हुए चलेंगे। एज यहाँ पे टेम्परेचर इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक थर्मोसाइक्लर रिएक्शन मानी जाती है। जब मैं आपको समझा दूंगी ना तीनों पॉइंट्स, तब आप एक बार दोबारा ये पॉइंट रीड करना, थर्मोसाइक्लर क्यों है, तब आपको अच्छे से दोबारा क्लियर होगा, ठीक है। अब देखते हैं हम एक एक करके पूरे क्या क्या इसमें स्टेप्स होते हैं, ठीक हो। हमें क्या करना होता है, सबसे पहले मान लो आपके पास यहाँ पे, ध्यान से समझना ये चीज, ठीक है। देखो यहाँ पे आपके पास क्या है, आपके पास पूरा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए रहता है। सबसे पहले आप क्या कराओगे, दोनों स्ट्रैंड्स की कराओगे डीनेचरेशन कराओगे। डीनेचरेशन कहने का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूलर में बताया था, डीनेचरेशन का मतलब होता है दोनों स्ट्रैंड्स को अलग अलग करना, इज कॉल्ड योर डीनेचरेशन। डीनेचरेशन हम कैसे कराएंगे, जब हम इतना ज्यादा टेम्परेचर जब हम दे देंगे अपने मीडियम में, तो हम क्या करा पाएंगे, अपनी डीनेचरेशन तभी करा पाएंगे जब हम जो है अपने टेम्परेचर ज्यादा दे देंगे। टेम्परेचर कितना देते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, 94 डिग्री अप्रॉक्स, हम इतना टेम्परेचर देते हैं। अब ये नहीं अगर पेपर में 95 हो जाए तो गलत कराओगे, नहीं, अप्रॉक्स है ये, ठीक है।
तो क्या होता है सबसे पहले हम टेम्परेचर देंगे 94 डिग्री सेल्सियस, जिसके अकॉर्डिंग क्या होगा आपके पास दोनों डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, बिल्कुल मैं सिंपली बोलूँ तो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया डीनेचुरेशन का काम। फिर काम आएगा आपके पास अनीलिंग का काम। अनीलिंग में क्या होता है, अगर आपको याद हो रेप्लिकेशन में हमने कुछ प्राइमर्स ऐड किए थे। प्राइमर्स क्या थे आपके पास, 6 टू 8 न्यूक्लियोटाइड्स का ऐसा रीजन जो कि आपके पास कैसा रहता है, कॉम्प्लीमेंट्री रहता है हमेशा डीएनए की, जो कि आपका क्या कर रहा था, याद हो तो आपको रेप्लिकेशन में, जो कि एक्सटेंड कर रहा था पूरे एक नए वाले स्ट्रैंड को। जब नया स्ट्रैंड बन रहा था, याद है ना सबको, जब नया स्ट्रैंड बन रहा था तो कैसे प्राइमर ने पूरा एक नया स्ट्रैंड बनवा दिया था। सिमिलरली यहाँ पे भी यही काम होगा। अनीलिंग में क्या हो गया, आपके पास कुछ प्राइमर्स ऐड होंगे। प्राइमर्स एक्चुअल में क्या होते हैं, प्राइमर्स आपके पास होते हैं केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगो न्यूक्लियोटाइड्स। ओलिगो का मतलब क्या होता है, सिंपल शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ डीएनए या फिर आरएनए जो कि आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री रहता है डीएनए के, उसका मतलब होता है ओलिगो। और न्यूक्लियोटाइड सिंपल आप समझ गए होंगे न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, आपको पता होगा, है ना। तो प्राइमर्स क्या होते हैं। अब अनीलिंग में क्या हो गया, आपके पास प्राइमर्स कुछ ना कुछ ऐड होंगे, जैसे कि मान लो एक प्राइमर इधर आया, दूसरा प्राइमर आपका इधर आया, ये तो काम हो गया मेरे पास अनीलिंग का। फिर काम आएगा एक्सटेंशन का। एक्सटेंशन कैसे होगा, यहाँ पे आपके पास प्राइमर्स इधर आपके पास एक्सटेंड कर जाएंगे। एक्सटेंशन नाम से पता चल रहा है, एक्सटेंशन एक्सटेंड हो रहे हैं। दैट मींस आपके प्राइमर्स इधर एक्सटेंड कर जाएंगे, आपके प्राइमर्स इधर एक्सटेंड कर जाएंगे, और अल्टीमेटली मेरे पास क्या बन जाएगी, कॉपीज बन जाएगी मेरे पास जो है डीएनए की। हमें काम यही तो कराना था ना, हमें एम्प्लीफिकेशन करानी थी। जैसे मैं सिंपली देखो यहाँ पे लिख रखा है, ये देखो, यस यहाँ पे देखो लिख रखा है। आपके पास ना सिंपल फॉर्मूला होता है। जैसे अगर मान लो मैंने बोला कि मेरे पास, मान लो मैंने अपनी पूरी इसकी जो साइकिल है डीनेचुरेशन अनीलिंग एक्सटेंशन की, मान लो मैंने यहाँ पे 2 साइकिल्स कराई, तो मैं यहाँ पे 2 की पावर 2 लिख दूंगी। एन आपके पास क्या है, नंबर ऑफ साइकिल है। तो मेरे पास एट द एंड कितनी कॉपीज बन के आ जाएंगी, 4 कॉपीज बन के आ जाएंगी। तो इस बेसिस पे 2-3 न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं कि आपके पास अगर आपने इतनी साइकिल्स कराई है तो आपके पास कितनी कॉपीज, या सिंपली बोलो कितनी एम्प्लीफिकेशन जीन ऑफ इंटरेस्ट लास्ट में आ गई है। तो उसके लिए सिंपल फॉर्मूला ये जो है माना जाता है। समझ में आया, बताओ समझ में आया। ठीक है, ये चीज हमारे पास होती है। अब इसको याद कैसे कर सकते हो, देखो डी ए ई हमारे पास क्या होता है, डे होता है। डे को इस तरह से स्पेलिंग थोड़ी इसकी मॉडिफाई करके समझ लो, डी ए ई, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो, डीनेचुरेशन, अनीलिंग, और फिर आपके पास एक्सटेंशन। जैसे कि यहाँ पे देखो 30 साइकिल जब आपने परफॉर्म करी तो आपके पास अप्रॉक्स 1 बिलियन कॉपीज जो है आपके पास एट द एंड आ गई। पीसीआर हो गया, अनीश खुश, चलो ठीक है, क्लियर हुआ। अब हम एक बात देखते हैं यहाँ पे, और देखो अब क्या था, पॉलीमराइजेशन के लिए ना, देखो अगर आपको याद हो डीएनए पॉलीमरेज हमने रेप्लिकेशन में यूज किया था। रेप्लिकेशन में तो हम यही करते थे ना, मल्टीपल स्ट्रैंड्स बनवाते थे। वही काम एक तरीके से हमारा यहाँ पे हो रहा है। तो दैट मींस हम यहाँ पे भी क्या यूज करेंगे, पॉलीमराइजेशन के लिए डीएनए पॉलीमरेज यूज करते हैं। और हमें यहाँ पे कैसा यूज करना है, डीएनए पॉलीमरेज भी ऐसा यूज करना है जो कि थर्मोस्टेबल हो, क्योंकि देखो हमने कितना टेम्परेचर लगाया है, थर्मो हम 94 लगाया है। और हाँ, ये टेम्परेचर ने बताना भूल गई, देखो अनीलिंग में हमारा कितना टेम्परेचर यूज होता है, 55 से 60 डिग्री सेल्सियस। और एक्सटेंशन में कितना टेम्परेचर यूज होता है, 72 डिग्री सेल्सियस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इनके टेम्परेचर जो है याद करना। अब हम इतना ज्यादा टेम्परेचर दे रहे हैं, तो यहाँ पे जो डीएनए पॉलीमरेज जो कि एक्चुअल में प्राइमर्स को एक्सटेंड, डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या होता था, सबको याद हो तो प्राइमर्स देता था, ये है ना, प्राइमर्स देता जाता था, सबस्ट्रेट की तरह न्यूक्लियोटाइड्स एंट्री देता रहता था, तो पूरा स्ट्रैंड बन जाता था। तो हमें यहाँ पे पॉलीमरेज कैसा यूज करना है, जो कि आपके पास थर्मोस्टेबल हो। और पॉलीमरेज का नाम, उस पॉलीमरेज का नाम हम सिंपल बोल देते हैं टैक पॉलीमरेज, जो कि आप कहाँ से लेते हो, थर्मस एक्वेटिकस। ठीक है, थर्मस एक्वेटिकस। थर्मस एक्वेटिकस जो है आपके पास एक बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया से हम क्या ऑब्टेन करते हैं, अपना टैग पॉलीमरेज ऑब्टेन करते हैं। देखो टी इसका और एक्वेटिकस इसका, तो टैग पॉलीमरेज बन जाएगा, याद कर सकते हो। ठीक है, तो नाम आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हम टैग पॉलीमरेज यूज करते हैं अपने पीसीआर रिएक्शन के अंदर, सो दैट आपके पास मल्टीपल कॉपीज जो है वो एक्चुअल में बन पाए। समझ में आया। थर्मस एक्वेटिकस एक बैक्टीरिया होता है। देखो अगर आप प्रीमियम डीपीपी देखते होगे, वहां पे मैं प्रीमियम डीपीपी सॉल्व कराती हूँ, वहां पे एक क्वेश्चन है, वहां पे आपके पास ये क्वेश्चन है कि थर्मस एक्वेटिकस एक फंजाई है, उसको गलत कराना, ठीक है, वो गलत है। आपका थर्मस एक्वेटिकस कैसा होता है, एक तरह से बैक्टीरिया होता है। ठीक है, हाँ, मैं बताना भूल गई, पर्सन मेंटरशिप में आपको सबको ना प्रीमियम डीपीपी का जो कोर्स है वो भी आपको जो है सबको फ्री मिलता है। तो अगर आप चाहते हो तो काजल 123 कोड लगा के आप वहाँ पे परचेज कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ। देखो एनसीईआरटी में भी ये चीज दिख रखी है, आपको एनसीईआरटी से रीड कराती हूँ। ये देखो यहाँ पे लिखे हैं प्राइमर्स हम यहाँ पे यूज करते हैं। प्राइमर्स क्या होते हैं, स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ठीक है, फिर आपको और क्या यूज करना पड़ता है, डीएनए पॉलीमरेज यूज करना पड़ता है, जहाँ पे आप 1 बिलियन कॉपीज आपने बना ली जब आपने 30 साइकिल्स को कराया, और फिर आपके पास थर्मल एक्वेटिकस से आपने ऑब्टेन करा। रीड आप इसको कर सकते हो अच्छे से। ठीक है, चलो करें। ये देखो अब मैं आपको एक और चीज बताती हूँ पीसीआर को हम, और अब देखो अब थोड़ा-सा मैं आपको नई चीज़ बताऊँगी, कोरोना जो हम कोविड टेस्ट कराते थे, कोविड टेस्ट हम एक्चुअल कैसे कराते थे, मैं आपको थोड़ा-सा उस बारे में आइडिया दूँगी अब, ठीक है? पहले देखो, अगर आपको याद हो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में ना एक लाइन मैंने आपको बताई थी, जो मैंने आपको बताई थी हम बायोटेक पढ़ेंगे तब समझाऊँगी अच्छे से। वो लाइन क्या थी कि हम हमेशा अपनी जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो एफिशिएंसी है, हम उसको बढ़वा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पीसीआर। बताओ ये लाइन सबको याद है? कि हम पीसीआर की हेल्प से अपनी एफिशिएंसी जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की वो बढ़वा रहे थे। अब आपको समझ में आएगी ये लाइन एक्चुअल में वो कह क्या रही थी। ये देखो, जैसे कि अगर जैसे मान लो कहीं पे कराएँ
तो वहाँ पे हमारा ना पीसीआर यूज़ होता है। कैसे मान लो आपके पास कहीं क्राइम हुआ, आपको वहाँ पे किसी का हेयर फॉलिकल मिल गया, आप हेयर फॉलिकल उठा के लाए, आपने हेयर फॉलिकल को पाउच में बंद करा सो दैट आप अच्छे से टेस्टिंग कर पाओ, कंटामिनेशन फ्री रहे आपका जो सैंपल है। आपने से कराई, फिर आप क्या कराते हो, छोटे से हेयर से आप सब कुछ नहीं करा सकते। हमें उस हेयर की ना एम्प्लीफिकेशन करानी पड़ती है, हेयर का नंबर बढ़वाना पड़ता है सो दैट आपके पास एक्चुअल में क्या हो पाए, आप अच्छे से स्टडी कर पाओ, आप अच्छे से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है कर पाओ। तो वहाँ पे आपके पास जो पीसीआर टेक्निक है ना, वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। ठीक है? सिमिलरली कोविड टेस्ट, देखो कोविड टेस्ट में ना हमारे पास टेस्ट का नाम होता है, बताओ पहले ये बताओ, बताऊँ ये वाला टेस्ट या ना बताऊँ? आउट ऑफ एनसीईआरटी है लेकिन चाहते हो तो मैं बता दूँगी, बताओ। बताओ मेन वैसे पीसीआर तक है, बताओ इफ यू वांट आई कैन टेल। बताओ। ठीक है। चलो देखो डोरेमी कह रही है बता दो, ठीक है। हमारे पास ना कोविड टेस्ट में ना हमारा टेस्ट यूज़ होता था व्हिच इज़ योर आरटी-पीसीआर। पीसीआर सबको पता है? रियाज़ कह रहा है नहीं। रियाज़ स्किप कर लेना। एक कह रहा है बताओ, नहीं कह रहा। चलो मैं बता देती हूँ। ठीक है, चलो देखो पीसीआर क्या था आपके पास, पॉलीमरेज़ चेन रिएक्शन थी। आरटी आपके पास क्या होता था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है? आरटी आपके पास क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में हम क्या देखते थे, आरएनए से डीएनए जब बनता था, उसको हमने क्या बोला था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हमने बोला था। एक्चुअल में क्या होता है, हमारा जब कोविड टेस्ट भी करते हैं, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, नासोफेरिंक्स में इंसर्ट करके स्वैब स्वैब एक तरह से कुछ टाइप ऑफ कुछ वो होती है, आपके पास कुछ स्ट्रैंड होता है, जिसके आगे आपके पास ना कुछ स्टिकी एंड्स होते हैं, जो कि आपके पास क्या करता है, आपके नासल नोज़ मटेरियल को जो है वो बाहर निकाल लेता है। आपके या तो थ्रोट से लेते हैं या तो नेसल पैसेज से हम जो है चीज़ें निकालते हैं, ठीक है? अब क्या होता है, यहाँ पे ना हमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कैसे परफॉर्म होते हैं, जैसे कि मान लो सिंपल साइंस जो आपके पास मेन जो डॉक्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं एक्चुअल में, आपके पास जो आपका नेसल पैसेज है, वहाँ पे मटेरियल लेंगे, ठीक है? वहाँ से लेने के बाद वो क्या करते हैं, आपके पास आरएनए जितनी भी बाकी चीज़ें होती है ना, डीएनए हो गया, आपके पास प्रोटीन्स वगैरह जैसे हमने पहले चीज़ें पढ़ी, उन सब से फ्री कर लेंगे, सिर्फ वहाँ पे वो ले लेंगे आरएनए, आरएनए को बचा के रख लेंगे, बाकी सब चीज़ों को वो जो है मार देते हैं, ठीक है? अगर मान लो पहली बात तो इन्होंने आरएनए लिया, एक आरएनए ले लिया जो हमारे में से आया। अगर मान लो कोविड है, तो सबको पता है कोविड कैसे होता है, वायरस से होता है। वायरस के पास जेनेटिक मटेरियल कौन-सा होता है, आरएनए होता है। सबको पता है ना वायरस का जेनेटिक मटेरियल होता है, आरएनए, डीएनए नहीं होता, ठीक है? अगर मान लो अगर मान लो कोविड है, तो वहाँ पे आपके पास आपका जो मटेरियल आपने लिया है, तो उसमें वायरस का भी जेनेटिक मटेरियल होगा, दैट इज़ योर आरएनए, और हमारा तो आरएनए साइंटिस्ट ने जो है वो अच्छे से फ्री ही कर दिया। वहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है, वहाँ पे ना आरएनए को ना डीएनए में कन्वर्ट करते हैं। जो डॉक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, आरएनए को, या साइंटिस्ट सिंपली बोलूँ, वो क्या करते हैं, आरएनए को डीएनए के अंदर कन्वर्ट करते हैं और डीएनए की ना पीसीआर कराते हैं। डीएनए की जो है ना पीसीआर कराते हैं, सो दैट आपके पास डीएनए की जो स्ट्रैंड्स है ना बहुत ज़्यादा बन जाएँ। और फिर क्या होता है ना, यहाँ पे कुछ प्राइमर्स, साइंटिस्ट जो होते हैं ना, जो साइंटिस्ट लोग होते हैं, वो क्या करते हैं ना, प्राइमर्स जो है बनवाते हैं, लैब के अंदर प्राइमर्स बनवाते हैं, और प्राइमर्स को ना डॉक्टर्स के पास या फिर बहुत सारे लैबोरेटरीज़ में ना भेज देते हैं, आगे जाके भेज देते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर एक्चुअल में डॉक्टर्स क्या करते हैं, ये जो प्राइमर्स होते हैं ना, प्राइमर्स को इन डीएनए के स्ट्रैंड लगा के देखते हैं। जहाँ पे प्राइमर्स आपके जो है डीएनए के स्ट्रैंड, जैसे आपका एक्सटेंशन वाले प्रोसेस में आपने देखा होगा, जहाँ पे आपके पास प्राइमर जो है डीएनए के साथ आके जुड़ गए और एम्प्लीफाई आगे हो गए, तो आप फिर कह दोगे कि आप कोविड पॉजिटिव हो। अगर ऐसा कुछ नहीं होता कि एम्प्लीफिकेशन नहीं हो पाती, तो इसका मतलब आप कोविड जो हो नेगेटिव हो। तो यहाँ पे भी आपके पास एप्लीकेशन आती है आपके पास पीसीआर रिएक्शन की, इसलिए मैं ये वाला एग्जांपल लाई थी, ठीक है? समझ में आया? ठीक है? ये होता है हमारे पास किसका एग्जांपल, आपके पीसीआर का एप्लीकेशन था, इससे मैं टेस्ट आई, अदरवाइज़ यू कैन स्किप दिस टू, ठीक है? ठीक है? उसके बाद देखो, ये हमने कल चीज़ आपको मैंने बता दी थी, इंसर्शन। अब देखो हमने क्या करा, पीसीआर करा ली, पीसीआर कराने के बाद हमने क्या करा, एम्प्लीफिकेशन करा ली, अपनी बहुत सारी जीन्स हमें मिल गई। बहुत सारी जीन्स हमने जैसे ही मिली, फिर हमने क्या करा, अपने तीनों को हमने यूज़ करा, 3 अब जैसे ऊपर बताई थी कल बात, वही वही चीज़ हमने यहाँ पे करी। जहाँ पे आपके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन हो गई या फिर आपके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन होगी, उन्होंने एक्ट करा, किसकी तरह एक्ट करा, उन्होंने एज़ एन सिलेक्टेबल मार्कर की तरह उन्होंने एक्ट करा, और फिर आपको पता ही है हमने तीनों प्रोसेस हमने कैसे कराए। अब हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास सारा का सारा काम जो है वो हो चुका है। अब हम एट द एंड क्या करेंगे, ये देखो मैंने आपको सिंपल बताया, हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे हमने मल्टीपल जीन्स जो थी बनवा ली। अब हमें क्या करना है, हमारे पास एक मान लो एक प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट बन गया, लेकिन सब साइंटिस्ट का मेन एम, लास्ट टॉपिक है समझ लो ध्यान से। अब हमारे पास मेन एम क्या होगा सब साइंटिस्ट का, कि हमने जो प्रोडक्ट बनवाया है ना, हम उस प्रोडक्ट की और ज्यादा जो है प्रोडक्शन कराए। जैसे अनीश साइंटिस्ट था, उसने भी ये तो सोचा था ना कि हम इसको इतना ज्यादा नंबर में स्प्रेड कर दूं, मैं अमीन होके बैठ जाऊं, है ना? तो यही बाकी सब साइंटिस्ट आएंगे कि हम क्या करें, एक प्रोडक्ट ना बनाएं, हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो है बना पाए।
अब इन मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए हमारे पास कुछ टेक्निक्स आते हैं, कुछ फर्मेंटर्स वगैरह आते हैं, वो हम अब पढ़ेंगे, ठीक है? यहाँ पे देखो वही बात लिख रखी है कि अल्टीमेट एम हमारा क्या है? पहली बात तो हमारा एम क्या है कि सबसे पहले हमें डिज़ायरेबल प्रोटीन अपना प्रोड्यूस करना है, या फिर डिज़ायर प्रोटीन बोलो या फिर डिज़ायरेबल प्रोडक्ट बोलो, कुछ बोलो। सबसे पहला एम हमारा क्या है कि हमें डिज़ायरेबल प्रोटीन को प्रोड्यूस कराना है। फिर जैसे हमें यहाँ पे अपना डिज़ायरेबल प्रोटीन प्रोड्यूस हो गया, अब हमें उसको लार्ज स्केल पे बनवाना है सो दैट हमारे पास जो काम है वो अच्छे से हो पाए, ठीक है? ये देखो आपको सिंपल यहाँ पे बताती हूँ, ये देखो। सिंपल सा प्रोसेस अपने दिमाग में याद करके चलो। सबसे पहले हमारे पास क्या था? लॉन्ग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए था। लॉन्ग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए में से हमने क्या करा? शॉर्ट्स, ये मान लो अभिलिप्सा का एग्जांपल नहीं आया, ठीक है? ठीक है, देखो, अब क्या था? बड़ा सा स्ट्रैंड ऑफ फ्रेगमेंट था, आपने यहाँ पे छोटा-सा जो है आपकी थोड़ी-सी फ्रेगमेंट आपने बाहर निकाली। जैसे आपने फ्रेगमेंट निकाली, आपने यहाँ पे क्या किया था? वेक्टर के साथ आपने क्या कर लिया था? इंट्रोड्यूस करा दिया था। वेक्टर के साथ आपने जैसे इंट्रोड्यूस कराया, आपने यहाँ पे होस्ट में क्या करा दिया था? इंट्रोडक्शन करा दिया था। होस्ट था यहाँ पे, ठीक है? होस्ट बना लो रियाज़ को, चलो, ठीक है? होस्ट यहाँ पे कौन था? रियाज़ था। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे जैसे आपने यहाँ पे अपना वेक्टर डीएनए यहाँ पे इंसर्ट कराया, जैसे आपने वेक्टर डीएनए यहाँ पे इंसर्ट कराया, अब आप क्या चाहोगे? अब जो साइंटिस्ट है, अब क्या चाहेगा कि यहाँ पे जो मेरे पास कॉपीज़ बन रही है, इस वाले होस्ट की जब मेरे पास कॉपीज़ बने, तो वो मल्टीपल कॉपीज़ बने, मेरी फ्यूचर जनरेशन में भी ये चीज़ें जाएँ और मैं जो है अच्छे से अपनी सिचुएशन को, अपने जो कल बताया था ना आपके पास 2 प्रिंसिपल्स बताए थे, जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरा प्रिंसिपल था बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रिंसिपल क्या-क्या आ रहा था आपके पास? क्या आ रहा था? ट्रांसफर आ रहा था, ये सारी बहुत सारी चीज़ें आ रही थी, वो चीज़ हम अभी तक पढ़ चुके। लास्ट जो काम आता है वो आता है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। अब यहाँ पे जो काम है, यहाँ पे आपके पास बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग वाला काम आएगा कि आपके पास अब आपने सारा काम कर दिया, पीसीआर करवा दिया, डिजायर्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सब कुछ काम करा दिया। अब आप होस्ट के अंदर अब यहाँ पे बैठ के जो है डाल के होस्ट के अंदर आपने जो है बैठ गए, अब बिल्कुल आपका सारा काम जो है खत्म हो गया। अब इस होस्ट के अंदर, अब इस रियाज के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा? सारे कंडीशंस लगाने पड़ेंगे सो दैट जो हमने अपना डाला है मेंटेन अच्छी सिचुएशन में रहे, और ये ना हो कि उसके होस्ट के अंदर जाके चीजें जो हमने एक्चुअली इतनी मेहनत करी है वो मरी जाए, ऐसा नहीं करना हमें। तो इसी चीज के लिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करेंगे, अपने फर्मेंटर्स लगाएंगे, इसलिए मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया, ठीक है? चलो अब हम देखते हैं यहाँ पे कि हम कैसे करेंगे। हाँ, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, देख लो। इफ एनी प्रोटीन एनकोडिंग जीन इज एक्सप्रेस्ड इन अ हेटेरोलोगस होस्ट, इट इज कॉल्ड द रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन देखो कुछ भी नहीं है, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन सिंपल सा कह के चल सकते हो। जैसे आपने क्या करा? फॉरेन जीन को, इंटरेस्ट को आपने अपने होस्ट के अंदर डाले, फिर आप जब उसको अपने फॉरेन जीन ऑफ इंटरेस्ट को आपने एक नेचुरल अपने के साथ आपने लाइगेशन कराई विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम लाइगेज, आपने जब उसको होस्ट के अंदर डाला, तो जैसे अगर मान लो प्रोटीन के अंदर डाल रहे हो, प्रोटीन आप यूज कर रहे हो, तो उसको हम रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बोल देंगे। तो बस यही सिंपल मतलब है, ये इसकी ना जो डेफिनेशन है वो डायरेक्ट आ जाती है क्वेश्चन। इसकी जो डेफिनेशन है वो डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आ जाती है कि अगर इफ एन प्रोटीन एनकोडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इज इंट्रोड्यूस इज एक्सप्रेस्ड इन अ हेटेरोलोगस होस्ट, व्हाट इट इज कॉल्ड। तो वहां पे आपका आंसर होना चाहिए हेटेरोलोगस, सॉरी, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, ठीक है? अब देखो, अब हमारे पास ना कुछ ये वो आते हैं, ये देखो, जैसे कि मान लो, देखो, अब हमने क्या चीज पढ़ी थी? हमारे पास डिजायर्ड प्रोडक्ट आ गई। अगर मान लो मैं छोटे से स्केल पे अपने प्रोडक्ट को बढ़वाना चाहूँ, मान लो मैंने छोटा सा फ्लास्क लिया, छोटा सा मान लो मैंने यहाँ पे फ्लास्क लिया, इसके अंदर मान लो मैंने अपना होस्ट डाल दिया, होस्ट के अंदर वही होस्ट यहाँ पे रियाज दिया था ना हमने, चलो होस्ट हम रियाज ले लेते हैं, है ना? तो मैंने क्या करा? अपने यहाँ पे होस्ट डाल दिया। होस्ट इस फ्लास्क के अंदर कितनी ही कॉपीज बनवा लेगा? अपनी बताओ, कितनी कॉपीज बनवा लेगा? एक कॉपी यहाँ बनवा लेगा, एक दूसरी यहाँ बनवा लेगा, तीसरी यहाँ बनवा लेगा। कितनी कॉपीज? मतलब मिनिमम 4 से 5 कॉपीज ही हो सकते हैं, फ्लास्क कितना छोटा सा है। तो इसी को बड़े स्केल पे लाने के लिए हम क्या करते हैं? हम यहाँ पे यूज करते हैं अपने फर्मेंटर्स का। फर्मेंटर्स जो होते हैं एक्चुअल में वहाँ पे क्या, कितनी वॉल्यूम आपकी जनरेट हो सकती है? 100 से लेके 1000 लीटर्स तक आप जो है अपनी डिजायर्ड फ्रेगमेंट्स को जनरेट करा सकते हो। 1 लीटर दूध सोच के देखो कितना होता है, और आप फर्मेंटर्स की हेल्प से, या फिर सिंपली बोलूँ यहाँ पे बायो रिएक्टर्स की हेल्प से आप क्या कर सकते हो? 100 से लेके 1000, 100 टू 1000 लीटर्स तक आप जो है अपने डिजायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट को एम्पलीफाई कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर बायो रिएक्टर्स, ठीक है? अब क्या है, इन बायो रिएक्टर्स के ना कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स समझने से पहले ये देखो, हमारे पास ना सिंपली बोलूँ, हमारे पास ना 2 तरह के बायो रिएक्टर्स होते हैं। हमारे पास 2 तरह के बायो रिएक्टर्स होते हैं। पहला हमारे पास होता है स्टिर्ड टाइप बायो रिएक्टर, दूसरा हमारे पास होता है स्पार्ज्ड बायो रिएक्टर, ठीक है? 2 तरह के बायो रिएक्टर्स होते हैं। स्टिर्ड वाला जो हमारे पास बायो रिएक्टर होता है, इसका जो बेस होता है ना, ये देखो, इसका बेस देखो कर्व है। इसका बेस तुम्हें स्ट्रेट मिलेगा, इसका जो बेस दिख रहा है तुम्हें कैसा मिल रहा है? कर्व मिल रहा है। इसका कर्व बेस हमें क्यों मिलता है? ताकि आपके पास जितना भी आप कंटेंट बाहर डाल रहे हो बाहर से, या फिर सिंपली बोलो जो आप होस्ट अंदर इंट्रोड्यूस करा रहे हो, उसकी जो है ना कॉपीज, मतलब उसके जो अच्छे से ना मिक्सिंग हो पाए, क्योंकि यहाँ पे ना हमें ऑक्सीजन डालनी पड़ती है, अपने यहाँ पे स्टीम डालनी पड़ती है, ये सब चीजें हमें यहाँ पे डालनी पड़ती है सो दैट प्रॉपर मिक्सिंग हो पाए। तो इसलिए इसका कैसा बेस होता है? कर्व्ड बेस होता है, ठीक है? सेकंड बात यहाँ पे देखो, जैसे कि यहाँ पे ना कुछ यहाँ पे ब्लेड्स दिख रहे होंगे, यहाँ पे हमने ना अभी यहाँ यहाँ करके चलो, यहाँ पे ना ये जो आपको येलो पोर्शन दिख रहा है, यहाँ पे
याद कर लो कि यहाँ पे ना हमने न्यूट्रिएंट मीडियम जो है डाल रखा है। न्यूट्रिएंट मीडियम हमने क्यों डाला है? क्योंकि अगर मान लो आगे जो है फ्यूचर जनरेशन जो भी आगे फर्दर कॉपीज बन रही है, उनके पास भी अच्छे से न्यूट्रिएंट मीडियम जो है वो पहुंच पाए। ठीक है, उसके पहले बात तो हमने क्या डाला है इसके अंदर, हमने होस्ट डाला है। होस्ट कौन सा था? यहाँ पे रियाज था। ठीक है, हमने यहाँ पे पहली बात क्यों डाला है, हमने यहाँ पे होस्ट डाला है। होस्ट के बाद हमने क्या डाल रखा है, यहाँ पे न्यूट्रिएंट मीडियम डाल रखा है। अब क्या होगा, जैसे आपके पास ये आपके पास जो है फॉर्म ये दिख रही है ना, फ्लैट बॉडी इम्पेलर, आपको जो है आपके वो दिख रही है, इम्पेलर्स दिख रही हैं। ये इम्पेलर्स ना ऐसे रोटेट करते जाते हैं। ये इम्पेलर जो है रोटेट करेंगे। जैसे ही रोटेट करेंगे, साथ-साथ क्या होगा, ये जो न्यूट्रिएंट मीडियम है, ये जो आपके पास फ्यूचर प्रोजेनीज आएंगी, उनके पास भी न्यूट्रिएंट मीडियम जो है अच्छे से पहुंचता जाएगा, सिर्फ इनके घूमने की वजह से। ठीक है, अब क्या है, चलो इसका काम तो हमें समझ में आ गया, इम्पेलर का काम एक्चुअल में है क्या। ठीक है, उसके बाद देखो, अगर आपने कभी लस्सी बनाई हो, लस्सी को आप ऐसे से करोगे तो वहां पे क्या होता है, सिचुएशन में हमारे पास झाग बनने लग जाती है। तो इसी यही करते टाइम हमारे पास जो है वो झाग ना बने, फॉर्म ना बने, इसके लिए हमारे पास क्या होता है, फॉर्म ब्रेकर जो है वो होता है। अब अगर आपको ऐसे मोड, अगर आपको जो है अपने इम्पेलर्स को चलाना है, तो आपके पास कुछ ना कुछ तो ऐसी मशीन होनी चाहिए जो कि चला रही है। इसको चलाने के लिए हमारे पास क्या होती है, मोटर प्रेजेंट होती है। मोटर क्या करती है, इनको जो अच्छे से रोटेट जो अच्छे से करा पाती है। साथ साथ हमें यहाँ पे स्टेराइल एयर भी देनी पड़ेगी, साथ साथ हमें यहाँ पे स्टीम भी देनी पड़ेगी स्टरलाइजेशन के लिए, ताकि कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म बाहर से ना आ जाए और हमारे पास कॉन्टामिनेशन ना हो जाए। वही काम हमने पढ़ा था ना, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में यही काम होता है, उनका प्रिंसिपल हमने जो पढ़ा था, तो ये होता है उसके लिए। फिर क्या हमें एसिड बेस भी डालना पड़ता है, ताकि आपके पास जो एसिड बेस की क्वांटिटीज या फिर ज्यादा एसिडिक ना हो जाए, ज्यादा बेसिक ना हो जाए, इसके लिए हमें यहाँ पे एसिड बेस कंट्रोल भी लगाना पड़ता है। साथ साथ हम यहाँ पे जो है अपना टेम्परेचर मेजर करते हैं। टेम्परेचर ही मेजर करना पड़ता है, क्योंकि देखो, अगर तो मान लो कंटिन्यूस ऐसे स्ट्रीमिंग करे जा रहे हो, अपने जिनकी आपका जो इम्पेलर्स है, कंटिन्यूस ऐसे स्टीरिंग उनकी हो ही जा रही है, तो आपके पास कंटिन्यूस फ्रिक्शन, आपको पता होगा क्या कोस करता है, आपके पास हीट प्रोड्यूस करता है ना। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाए। हीट प्रोड्यूस हो जाए तो उसको मेजर करने के लिए आप यहाँ पे आपके पास थर्मामीटर एक तरह से लगा होता है, यहाँ पे जो है टेम्परेचर अच्छे से स्टडी कर सकते हो। तो ये होता है, ये हमारे पास एग्जांपल है किसका, हमारे पास सिड टाइप बायोरिएक्टर का। इस हेल्प से आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल अपने डिजायरेबल प्रोडक्ट को आप जनरेट कर सकते हो। ठीक है, फिर आते हैं हमारे पास सेकंड वाला, जिसका काम होता है, जिसका नाम है आपके पास स्पार्ज्ड टैंक बायोरिएक्टर। स्पार्ज्ड टैंक बायोरिएक्टर में क्या होता है, यहाँ पे ना आप क्या करते हो, यहाँ पे आप कुछ ना कुछ ऐसे वो लगाते हो, आप यहाँ पे कुछ स्पार्जर लगाते हो, जो कि आपके पास क्या करता है, एक्चुअली तो आपको बबल्स दिख रहे होंगे छोटे छोटे, है ना। ये इसका काम होता है कि छोटे छोटा ना ये बबल्स जनरेट कराता है। बबल्स जैसे जनरेट होंगे, वैसे आपके पास क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। सरफेस देखो, बबल्स अगर जनरेट हो रहे हैं, बबल्स ऊपर आ रहे हैं, आपको थोड़ा अगर थोड़ी तो फिजिक्स पढ़ी होगी, तो वहां पे क्या होता है, जैसे बबल्स वगैरह जनरेट होते हैं, तो वहां पे क्या होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे भी लिख रखा है देखो, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफर। ऑक्सीजन का अच्छे से ट्रांसफर हो पाए, या फिर सिंपली बोलो आपके पास जो चीजें हैं वो एक्चुअल में बन पाए, इसलिए हमें क्या कराना पड़ता है, बबल्स को जनरेट कराना पड़ता है। बबल्स आएंगे, सरफेस एरिया बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, अच्छे से आपके पास डिजायरेबल प्रोडक्ट्स जो है वो बन पाएंगे। ये था आपके पास पास्ट वाला। ठीक है, तो ये दोनों बायोरिएक्टर्स जो होते हैं बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। अब तुम यहाँ पे रीड अच्छे से कर सकते हो कि तुम्हारे पास दोनों रिएक्टर्स के अंदर क्या होते हैं, दोनों बायोरिएक्टर्स के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। पहली बात तो एजिटेटर सिस्टम होता है। क्यों होता है एजिटेटर सिस्टम? ताकि अच्छे से मिक्सिंग हो पाए। फिर क्या होता है, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम होता है। ऑक्सीजन भी हमें कंटिन्यूसली सप्लाई करना है, ताकि आगे जो है फॉरेन प्रोजेनीज बन पाए। साथ साथ फॉर्म कंट्रोल सिस्टम भी होता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या नहीं होती। फॉर्म कंट्रोल सिस्टम भी होता है, ताकि आपका फॉर्म ज्यादा क्रिएट ना हो। टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम भी होता है, ऊपर मैंने आपको बता दिया। पीएच कंट्रोल सिस्टम भी होता है। साथ साथ आपके पास सैंपलिंग पोर्ट्स भी होते हैं। सैंपलिंग पोर्ट्स अब क्या होते हैं, ये देखो, जैसे मान लो आपने यहाँ पे क्या करा, आपके पास नई-नई प्रोजेनीज़ जो थी वो बन पाई। नई-नई प्रोजेनीज़ जो थी, फ्यूचर प्रोजेनीज़ जो थी वो बन गई विद द हेल्प ऑफ योर ट्रांसफॉर्मेशन। साथ-साथ ना आपके पास यहाँ पे ना सैंपलिंग पोर्ट्स लगे होते हैं। ये सैंपलिंग पोर्ट्स क्या करते हैं, जैसे-जैसे आपके पास चीज़ें बनती जा रही हैं, साथ-साथ इनको निकालना भी तो है ना बाहर। तो सैंपलिंग पोर्ट्स का काम जो है वो यही होता है कि साथ-साथ जो-जो चीज़ें बन रही है उनको जो है बाहर निकालना। ठीक है, अब हमारा सिर्फ टॉपिक बचता है, इसका टॉपिक बचता है, सिर्फ हमारे पास डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग का बचता है। उससे पहले एक बात यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख रखा है, द सेल्स कैन आल्सो मल्टीप्लाई इन अ कंटीन्यूअस कल्चर सिस्टम। हमारे पास ना दो तरह के सिस्टम्स होते हैं। एक हम सिंपल बोलते हैं बैच फर्मेंटर, एक हमारे पास होता है बैच फर्मेंटर, एक हमारे पास होता है कॉन्टिन्यूअस वाला। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस वाले कल्चर सिस्टम में हम पता है क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, मान लो हमने बीकर में लिया, यहाँ हमने होस्ट डाला हुआ, इसके हमें प्रोजेनी जो है बहुत सारी बनवानी है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, फ्रेश मीडियम एक साइड से डालते जाते हैं, ताकि फ्रेश चीजें आती रहे, और आपके पास जो है यूज वाली चीजें जो है वो बाहर निकलती रहे विद द हेल्प ऑफ योर सैंपलिंग पोर्ट्स। ठीक है, लेकिन बैच फर्मेंटर में क्या होता है, यहाँ पे आपके पास ना सिर्फ आप यहाँ पे एंट्री देते रहते हो, निकलने के लिए कुछ नहीं होता। ठीक है, तो इसको हम बैच वाला सिलेबस में नहीं है फिलहाल, याद करके चलो। कॉन्टिन्यूअस कल्चर सिस्टम में आप क्या करते हो, सबसे पहली बात तो आप इनको कैसे, अपने प्रोडक्ट्स को कैसे रखते हो, यू कीप ऑल द प्रोडक्ट्स इन फिजियोलॉजिकली मोस्ट, आप उसको कैसे रखते हो, फिजियोलॉजिकली मोस्ट एक्टिव, या फिर मैं सिंपली बोलूं एक्सपोनेंशियल फेज में रखते हो। एक्सपोनेंशियल फेज कब होता है, जब आपके पास मल्टीपल चीजें बन पाती है, और वो किसकी हेल्प से बनती है, हमारे पास कॉन्टिन्यूअस कल्चर मेथड की हेल्प से बन पाती है, क्योंकि हम वहाँ पे क्या करें, कॉन्टिन्यूसली ला भी रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस जा भी रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो है वो बहुत सारी वैरायटी ऑफ चीजें हमारे पास बनती रहती है, तो वहाँ पे हमारे पास कॉन्टिन्यूअस कल्चर सिस्टम जो होता है बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। बताओ, समझ में आया?
सिर्फ अब लास्ट में बचना हमारा डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, फिर आपका चैप्टर खत्म। ठीक है, हो गया सबको क्लियर? वेरी गुड। चलो देखो अब डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग देखो। देखो, अब हमने ऊपर जितनी भी चीज़ें पढ़ी कि हमने इंट्रोडक्शन कराया, डिजायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट को डाला, फिर हमने उसकी एम्प्लीफिकेशन कराई, पीसीआर वगैरह कराई, ये सब जितनी हमने कहानी पढ़ी, ये इसको इस वाली चीज़ों को हम कहते हैं अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग। ठीक है? लेकिन अब हम कराएँगे अपनी डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में क्या होगा आपके पास, यहाँ पे आप जैसे मान लो आपने जीन क्लोनिंग करा ली, आपने बहुत सारी जीन क्लोनिंग करा ली, अब क्या यहाँ पे साइंटिस्ट था, अनीश था ना यहाँ पे साइंटिस्ट, अब उसको मार्केटिंग करानी है। जैसे मैंने बोला था उसको मार्केटिंग तो करानी पड़ेगी ना पैसे कमाने के लिए, तो उसको करानी है मार्केटिंग। मार्केटिंग में ना हमारे उसको करानी पड़ेगी डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में हमारे पास क्या होते हैं, 2 प्रोसेसेस मेन आते हैं। दोनों प्रोसेस के नाम ज़रूर याद करना, सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन। कौन से ऐसे 2 प्रोसेसेस हैं जिसमें आपके पास डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में आते हैं? कमेंट्स में लिखो फटाफट, सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन। इनमें क्या होता है आपके पास, देखो इनमें क्या होता है आपके पास, 1-2 चीज़ें याद करना। सबसे पहले क्या करोगे, जो भी आपने मान लो प्रोडक्ट आपने बनाया, आपने क्या करा, बायोरिएक्टर्स वगैरह का यूज़ करके आपने क्या करा, आपने बहुत सारी चीज़ें जो है बनाई। सबसे पहले आप चेक करोगे क्वालिटी एनालिसिस। आप क्या करोगे, क्वालिटी की, जैसा मान लो अनीश कहेगा, अगर मान लो मैंने प्राची से ये सब चीजें मैंने ली है, तो क्या मैंने सही चीज ली है? सबसे पहले मैं उसको क्वालिटी टेस्टिंग करूंगी, है ना? पहला काम तो हो गया क्वालिटी टेस्टिंग। दूसरा काम क्या होगा, क्लिनिकल ट्रायल्स। क्लिनिकल ट्रायल्स हम कैसे देंगे कि सबसे पहले हम यहाँ पे ना, हम क्लिनिकल ट्रायल्स में जैसे कि अगर आप नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे, वहां पे ना माइस वगैरह का यूज करते थे कि जब हम कोई भी वैक्सीन को इंट्रोड्यूस कराते थे, तो हम वहाँ पे माइस का यूज करते थे। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, क्लिनिकल ट्रायल्स अप्लाई करेंगे उस प्रोडक्ट के ऊपर जो हमने एक्चुअल में बनाया है, सो दैट हम चेक कर पाए कि हाँ हमारा सही है या नहीं है। अदरवाइज अगर मान लो तुमने कोई गंदा सा प्रोडक्ट जाके मार्केट में लॉन्च कर दिया, तुम्हें तो पकड़ के पीटेंगे वो, है ना? तो हमें क्या ये सारी चीजें जो है करानी पड़ती हैं। फिर हम क्या साथ साथ तीसरा प्रोसेस आता है, हम यहाँ पे प्रिजर्वेटिव जो है वो भी लगाने पड़ेंगे, सो दैट आपने जो भी चीज बनाई है वो अच्छे से प्रिजर्व होके भी रह पाए। ठीक है, वो खराब ना हो जाए। ठीक है, फिर जब ये तीनों चीजें सक्सेसफुल हो जाएंगी, फिर हम एट द एंड उसकी मार्केटिंग जो है वो करा पाएंगे। जैसे हम मार्केटिंग उसकी करा देंगे, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। दैट मींस मार्केटिंग आपने करा दी, तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो चुका है, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग आप करवा चुके हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे वही लिख रखा है कि जैसे आपने कंप्लीशन करा दी अपने बायोसिंथेटिक फेज की, प्रोडक्ट को आपको सब्जेक्ट करना पड़ेगा बहुत सारे प्रोसेसेस से, मार्केटिंग से। उसके लिए आप क्या करोगे, सेपरेशन प्योरिफिकेशन कराओगे। फिर उसके बाद लिख रखा है क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग भी करोगे। और डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग वेरी फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट लाइन कि आप जो है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग कराते हो, वो हर प्रोडक्ट के लिए वेरी करता है। हर प्रोडक्ट के लिए ऐसा नहीं कि आप सेम प्रोसेस के लिए सेम टेस्टिंग कराई जा रही हो, नहीं। हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग टेस्टिंग होती है। ठीक है, ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको जो है याद करके चलना। ठीक है, चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। समरी रीड करेंगे, 2-4 क्वेश्चंस करेंगे, फिर आप जा सकते हो। ठीक है, बताओ चैप्टर समझ में आया, पूरा क्लियर हो गया चैप्टर? बताओ, फिर हम समरी रीड करेंगे। बताओ, कमेंट्स में लिख के जाना है आज। आज मुझे सबका फीडबैक मिलना चाहिए। ठीक है, फीडबैक सबका मिलना चाहिए आज मुझे। चलो अब देखते हैं, हम समरी चलो फटाफट रीड करते हैं, फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, देखो आपके पास यहाँ पे लिख रखा है, यस यहाँ पे देखो, बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद द लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म, हम सबको पता है। ठीक है, फिर लिख रखा है सेल्स और एंजाइम, सबको मैंने फर्स्ट लाइन थी कल क्लास में बता दी थी। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी यूजिंग जीएमओ, हम जीएमओ का यूज करते थे। कल हमने जीएमओ किसको बनाया था, जब मैंने अपने अंदर से सिंगिंग की जीन मैंने निकाली थी, हर्ष को मैंने जीएमओ बनाया था, है ना? फिर क्या था, जीएमओ हम यहाँ पे यूज करते हैं जिससे हम केमिस्ट्री चेंज कर सके, या सिंपल बोलो मॉलिक्यूलर एनालॉग्स की हम चेंजिंग कर पाए, है ना? की प्रोसेस इसमें क्या था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, या सिंपली आप उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कह सकते हो। इस प्रोसेस में क्या क्या आता था, एंजाइम्स आते थे, डीएनए लाइगेस आता था, प्लाज्मिड आता था, वायरल वेक्टर्स आते थे ताकि आप आइसोलेट कर पाओ अच्छे से। ठीक है, फिर प्योरिफिकेशन हमने लास्ट में करी, फंक्शनल प्रोटीन एंड फाइनली मेक अ सुटेबल फॉर्मुलेशन हमने करी ताकि मार्केटिंग अच्छे से हो पाए। लार्ज स्केल प्रोडक्शन यूज ऑफ बायोरिएक्टर्स, बायोरिएक्टर्स जो थे हम क्या किस लिए यूज करते थे, लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए यूज करते थे। छोटी सी समरी है, हमने सारी जो है कर ली। बताओ क्वेश्चन करें आप? हाँ, सबको लिखना है, सबको। देखो यहाँ पे 16 बच्चे हैं, 16 में 16 लाइक भी नहीं है, 16 लाइक्स भी नहीं है। लाइक करो फटाफट से, कमेंट भी करके जाना है। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन। हम यहाँ पे देखो फटाफट से क्वेश्चन देखो। ठीक है, हो गया ना क्लियर, पूरा चैप्टर खत्म कर लिया हमने। ठीक है, चलो देखो, प्लाज्मिड, यस, प्लाज्मिड डीएनए लिंक्ड विद कट पीस ऑफ डीएनए एक्ट्स एज, बताओ जो हमने प्लाज्मिड डीएनए हमने लिया था उसको हम किस किस तरीके से यूज करते थे? होस्ट की तरह तो यूज करते नहीं थे, वेक्टर के तरीके से यूज करते थे, और वो एक मीडियम भी, मैंने बताया था ना मीडियम भी आपको चाहिए होगा। मीडियम का नाम क्या था, वेक्टर मीडियम की तरह तो के पास जो था वो यूज हो रहा था ना। तो इसका आंसर बता दो फटाफट से, बताओ। 2-3 पेजेस है आपके पास टोटल, 2 पेजेस मैं कराऊंगी, 3 थर्ड पेज के आंसर आप मुझे टेलीग्राम पे सब भेजोगे। देविका बहुत अच्छे से भेजती है, डोरा भी भेजती है, प्राची भेजती है, तनीश ने भी भेजे थे, और
ठीक है, मोर देन वन ऑप्शन, ठीक है ना? चलो नेक्स्ट देखो, लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन विद प्लाज्मिड इज डन यूजिंग, लिंकिंग आप किस तरीके से, कौन सा एंजाइम था जो कि आपको एक्चुअल में लिंक कर पाता था? बताओ, कौन सा एंजाइम था? बताओ। लाइगेज, वेरी गुड, लाइगेज एंजाइम का नाम था, ठीक है। फिर देखो, द प्लाज्मिड जॉइंट विद रिक्वायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट इज ट्रांसफर्ड इनटू, हमने क्या होस्ट लिया था बताओ? ये पूरे चैप्टर के हैं, ये नहीं कि जो हमने आज पढ़ा है उसके क्वेश्चंस है, नहीं, ये मिक्स क्वेश्चंस है, ठीक है। ठीक है, बताओ क्या हमने अपना होस्ट क्या लिया था जब हमने अपना सेलुलर टाइफीम्यूरियम का यूज किया था? डीपीपी सब खुद ट्राई करा करो पहले करने की, ठीक है। कल बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है तुम्हारे डीपीपी का, सबने खुद ट्राई की थी, वेरी गुड, ठीक है। बाकी और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तुम पर्सनल मेंटोरशिप ले सकते हो, ठीक है। 18th का बी, वेरी गुड। एक सेकेंड, 18th का बी, द प्लाज्मिड जॉइंट विद द रिक्वायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट इज ट्रांसफर्ड इनटू, किसके अंदर हमने ट्रांसफर किया था? 18th का ई कोलाई आएगा ना? वो कह रहे हैं हमने किसके अंदर ट्रांसफर किया था, हमने ये नहीं पूछा कि हमने एक्चुअल में लिया क्या था। 18th का ए आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द की टूल्स, क्या क्या आपके पास की टूल्स है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था, ठीक है। पॉलीमरेज था, हाइड्रोलेज तो नहीं था, गलत हो गया, ठीक है। फिर देखो, रिकॉग्निशन एंजाइम, रिकॉग्निशन साइट होते हैं, रिकॉग्निशन एंजाइम कुछ नहीं होता। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था, पॉलीमरेज था, लाइगेज था, वेक्टर था, बिल्कुल ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो यहाँ पे, नेक्स्ट देखो, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज टेकिंग, अच्छा, एक एक और बात, आज ना तुम अपने ना हैशटैग्स यूज करके जाना, मुझे एक हैशटैग ना अपनी क्लास में हमेशा के लिए चलाना है, मेरे को जो अच्छा लगेगा ना मैं हमेशा के लिए वही हैशटैग आगे यूज करूंगी, ठीक है। तुम स्पेसिफिक क्लास में भी यूज करते हो ना एक फिक्स हैशटैग, तो एक कोई अच्छा से लिख के जाना, फिर आगे फर्दर क्लासेस में वही यूज करेंगे, ठीक है, ठीक है। देखो, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस व्हेन, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कब होता था? बैक्टीरिया रेप्लिकेट्स एंड मेक कॉपीज, जब बैक्टीरिया रेप्लिकेशन का काम तो कुछ भी नहीं होता था। बैक्टीरिया पिक्स अप रिकॉम्बिनेंट डीएनए, हाँ ये ठीक है। फॉरेन जीन इज एडेड टू क्लोनिंग होस्ट प्रोकैरियोटिक सेल, ये भी ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका आंसर नंबर 4, ठीक है, ठीक है, समझ आया? ठीक है, अब देखो, टेक्निक यूज फॉर सेपरेशन, सेपरेशन के लिए हम कौन सी टेक्निक यूज करते थे? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर देखो, डीएनए फ्रेगमेंट्स कैसी होती है? नेगेटिवली चार्ज होती है, पढ़ के बस आंसर सीधा सीधा करने वाला है क्वेश्चन, है ना। चलो नेक्स्ट देखो, इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए आर फोर्स टुवर्ड्स, डीएनए आपने याद हो हमने क्या करा था, ऊपर हम कैथोड लेते थे, नीचे हम एनोड लेते थे, ऊपर बड़ी बड़ी फ्रेगमेंट्स आती थी, नीचे छोटी छोटी हो जाती थी, तो आपके पास जो है फ्रेगमेंट्स कहाँ मूव करती थी? टुवर्ड्स कैथोड, टुवर्ड्स एनोड मूव करती थी, ठीक है। तो एनोड मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा ना होती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी, तभी तो हमने इसको इलेक्ट्रोफोरेसिस बोला है ना। ठीक है, गुड। फिर देखो, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स आप कैसा यूज करते थे? इथिडियम ब्रोमाइड मैट्रिक्स था, मैट्रिक्स होना था। एग्रोजेल, ठीक है। नेचुरल पॉलीमर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड, ठीक है। एग्रोजेल कैसा क्या होता है? एग्रोज नेचुरल पॉलीमर होता है जिसको हम ऑब्टेन करते हैं सीवीड से, आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4, ठीक है। कितने क्वेश्चन रह गए? हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखो एक बार जरूर, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट्स विल ग्रो ऑन, नॉन रिकॉम्बिनेंट्स हमारे किस पे ग्रो करते थे? अगर आपको याद हो, मैंने पूछा नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट्स, अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ यहाँ पे टेबल, ये देखो, ये देखो, ये क्या है? नॉन रिकॉम्बिनेंट है। नॉन रिकॉम्बिनेंट देखो, एम्पिसिलिन में भी ग्रो कर रहे थे, टेट्रासाइक्लिन में भी ग्रो कर रहे थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एम्पिसिलिन में भी ग्रो करते हैं और आपके पास जो है टेट्रासाइक्लिन में भी ग्रो करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास ग्रो इन एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन ग्रो, ठीक है। फिर देखो, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स कहाँ ग्रो कर रहे थे? फिर से टेबल दिखाती हूँ, ये देखो, तभी मैं कह रहा था ये टेबल जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखो, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स कहाँ ग्रो कर रहे थे? देखो, कहीं भी ग्रो नहीं कर रहे थे, देखो कहीं भी ग्रो नहीं कर रहे थे ना, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? नाइदर इन एम्पिसिलिन एंड नाइदर इन एम्पिसिलिन नॉर इन टेट्रासाइक्लिन, ये देखो लिख रखा है, ग्रो इन एम्पिसिलिन, ग्रो इन एम्पिसिलिन बट नॉट ग्रो इन टेट्रासाइक्लिन, ग्रो नाइदर इन टेट्रासाइक्लिन नॉर इन एम, ठीक है। ठीक है, तुम्हारे पास क्वेश्चन बचते हैं, 3 क्वेश्चन बचते हैं, तीनों क्वेश्चंस का आंसर मुझे जो है टेलीग्राम पे भेजो, कमेंट से भेजो, मुझे सबको भेजना, ठीक है, सब भेजना, प्लस में अपना फीडबैक देके जाना, हैशटैग्स यूज करके जाना। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। हाँ, अभिलिप्सा का ठीक है, कहीं भी ग्रो नहीं करेंगे, तभी मैंने बोला था वो टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस एनसीईआरटी रीड करना खुद, डीपीपी खुद सॉल्व करना, ठीक है। बाकी पर्सनल मेंटोर से तुम्हें लेना हो, काजल 123 कोड लगा के ले सकते हो। और हाँ, मैंने देखो, जो मैंने सेशन कल बोला था, लाइव सेशन लूंगी जहाँ पे मैं आपको बताऊंगी, सारी चीजें बताऊंगी, जिसको जो भी डाउट्स हो अपने रिलेटेड, नीट रिलेटेड, वहां पे मैं थोड़ा सा अपना भी शेयर करूंगी, ठीक है। वहाँ पे अपना टाइम टेबल वगैरह, अपनी सारी चीजें भी थोड़ी बहुत शेयर करूंगी, तो वहां पे भी तुम ज्वाइन करना, ठीक है। उसके बारे में इन्फॉर्म कर दूंगी कब लूंगी वो सेशन, ठीक है। चलो, हमारा चैप्टर खत्म हो गया, क्वेश्चन भी हमने प्रैक्टिस कर लिए, ठीक है। कमेंट सबने करके जाना है, ठीक है। ओके, यू कैन लीव नाउ, ओके, थैंक यू। हाँ, अभी मैं रियाज वो बता दूं।